लोगों को एक कुछ चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, जिसका मुख्य उद्देश्य मेरा रहेगा आपको ये बताना कि हम किस रास्ते पर चले हुए हैं। फिर आपने देखना है कि आप किस रास्ते पे चले हुए हो। मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और आपकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बदलने वाला हूं। ना मैं ये कहूंगा कि आपको मेरे हिसाब से अपनी ज़िंदगी का मकसद बदलना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहां हम सारों की सहमति बनेगी। हमारा आर्थिक जो स्टेटस है वो क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किस बिरादरी से हैं, गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि कम पढ़े लिखे, कुछ चीज़ें हम सबको चाहिए। सबको मतलब रोटी कपड़ा और मकान की बेसिक ज़रूरत, आपस में इंसान होने का एक इज्जत और सम्मान, समाज के अंदर स्वीकार्यता, ये सबको चाहिए। तो जो हम बताएंगे अपने उद्देश्य में, वहां अगर आपको लगता है कि आपकी भी वैसी ही सोच है और आप भी वैसा ही समाज अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, तो फिर हमारा जो साथ होगा, फिर हमारी जो यात्रा होगी वो बहुत लंबी होगी। आपको कुछ और चाहिए और मेरे को कुछ और चाहिए, फिर हम सिर्फ जागरण अभियान तक ही सीमित रह जाएंगे, फिर हम लंबे नहीं चल पाएंगे। इसलिए स्पष्ट होना बड़ा जरूरी है कि भाई मैं क्या चाह रहा हूं, आप क्या चाह रहे हैं। तो चूंकि आज आपने निमंत्रण दिया है तो मैं अपनी बात बताऊंगा, उसके बाद हम सारे लोग मिलकर तय कर लेंगे कि हम कितने कितने लंबे चलेंगे। जब 2016 से लेकर आज तक 9 साल में गांव में, शहर में, अनपढ़ पढ़े लिखे सब लोगों से बात करी, तो कुछ चीज़ें समझ में आई कि समाज में हमें लग रहा है कि हम बहुत दुखी हैं और बाकी दुनिया का ठीक चल रहा है, क्योंकि हमने बाकी दुनिया से बात ही नहीं करी, क्योंकि हम बाकी दुनिया के पास गए ही नहीं। और जब हम गांव में जाकर, शहर में जाकर लोगों से बात करी, तो मुझे कोई व्यक्ति सुखी मिला ही नहीं, लेकिन सबकी प्रॉब्लम का प्रकार, उनकी टाइप, उनका तरीका दुखी होने का और उस दुख से निजात पाने का सबका अलग अलग। परमानेंट सॉल्यूशन मिल नहीं रहा। बहुत से संगठन, कोई 30 साल से, कोई 45 साल से, कोई 40 साल से लगा हुआ है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि क्या मैं जब इस यात्रा को शुरू करूं तो क्या मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि 30-35 साल लगने के बाद फिर नए क्रांतिकारियों को फिर मैं भी ऐसे ही कह दूं कोई नहीं बदलता रहे, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सब अपने अपने स्वाद में हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। ये मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसलिए बहुत धरातल पर काम करने का मैंने प्लान किया। समस्याओं की बात करने लगोगे, अभी एक गांव से आ रहा हूं मैं, इगरा से। वहां जाने से पहले मुझे मेरे एक साथी ने बताया बहुत क्रांतिकारी गांव है, मतलब सरकार से लड़ते रहे हैं, हमेशा हमेशा संघर्ष करने वाले लोग हैं। मैंने जब पूछा कि गांव में कितने प्रतिशत लोगों की ज़मीन बैंकों के पास गिरवी रखी है, तो पता चलता है कोई बचा ही नहीं हुआ अगर सबकी ज़मीन गिरवी रखी हुई है। फिर देखा कि बीमारियां कितने घरों में हैं, ज़्यादातर घरों में बीमारियां ही बीमारियां हैं। फिर पता किया कि गांव में अपराध बढ़ गया कि कम हो गया। बोले जी बढ़ा हुआ है। नशा बढ़ा हुआ है कि कम है पहले से, 30-40 साल पहले से, कि नशा भी बढ़ा हुआ है। आपस में भाईचारा मजबूत हुआ है कि कमजोर हुआ है? बोला कमजोर हुआ है। परिवार टूटे हैं कि जुड़े हैं? परिवार टूटे हैं। परिवार टूट गए, आमदनियां घट गई, रोजगार घट गए, बीमारियां बढ़ गई, दुखी ज्यादा हो गए, कर्जा बढ़ गया, तो कैसा विकास है? फिर विकास किस चीज का हुआ है? गाड़ियां दो नीचे हो, दो घर में खड़ी हो, मैं इसको तो विकास नहीं मानूंगा। घर हो चाहे 1000 को, मतलब 1000 गज का,
अगर उसमें अंदर जाने के बाद अंदर से मन प्रफुल्लित ना हो, अंदर से मन खुश ना हो, तो वो तो मकान बन जाएगा, घर बनेगा ही नहीं। और अगर छोटा सा 2 कमरे का मकान हो और उसमें अंदर जाते ही मतलब बच्चे भी, ये सब परिवार के लोग एक दूसरे से प्यार से मिलकर बात करते हो, तो असली घर तो वो है। अब मैं सोचूं कि ये समस्या सिर्फ मेरे गांव की थी, 9 साल में देखा ये तो हर गांव की है, और आपसे बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से सबका यही हाल है, ज्यादातर लोगों का यही हाल है। लोग जानने लगे कि शायद हम कर्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद बैंकों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं मेरे साथियों, बुजुर्गों, हम बैंकों से कर्जे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम एक व्यवस्था बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें मौजूदा कर्जे से मुक्त हो जाओ। जो आज का हाल फिलहाल का कर्जा है, इससे सब मुक्त हो जाएं और आने वाली पीढ़ियों को कर्जा लेना ही ना पड़े, वो व्यवस्था बनानी है। नहीं तो आज आपका माफ हो जाएगा, अगले वाले कर्जदार होंगे, उनका कौन करेगा भाई? तो कारण ढूंढने पड़ेंगे कि हम कर्जदार क्यों हुए, कारण ढूंढने पड़ेंगे, अपराध क्यों बढ़ा, नशा क्यों बढ़ा, परिवार क्यों टूटे, या इसके बिना काम चल जाएगा? बताइए। बिना कारण ढूंढे समाधान नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे मालूम है कि ये फलानी चीज खाने से मुझे जुकाम होता है या मुझे बुखार हो जाएगा इसको खाने से, तो मुझे कारण पता चल गया, इलाज क्या है वो ना खाऊं बस। या मुझे ये पता चल जाए कि बुखार हो जाए तो इसका ये इलाज है, इलाज पता चलते ही इलाज कर लो, ठीक हो जाएंगे। मतलब हम सब लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई आज ऐसा क्या हो गया कि हमने वो समाज, मेरी उम्र मात्र 46 साल है और मैंने अपनी आंखों से मेरे गांव में वो हालात देखे हैं कि जब गांव में कोई भी बीमार ना हो, जब कोई भी कर्जदार ना हो, जब सब लोगों के बच्चे सुरक्षित महसूस करते हो। लड़कियां रात को 9-9 बजे तक, उस टाइम पे घरों में टॉयलेट नहीं होते थे, सार्वजनिक जगह पे जाया करते टॉयलेट करने रातों को, लेकिन कभी किसी को खतरा महसूस नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। रूटीन के काम में सबकी इज्जत बरकरार रखी। मैंने आपकी इज्जत बचाई, आपने मेरी बचाई, रखी, बल्कि ढकी रखी। आज ऐसा क्या हो गया है कि मतलब हम अपने बच्चों पर यकीन नहीं कर रहे, अपने पड़ोसी पर यकीन नहीं कर रहे। अगर ये सिर्फ राजौंद में हुआ होता, अगर ये मेरे गांव फफड़ाना में हुआ होता, या ये मंजीत भाई के गांव में होता, या कुलदीप भाई के गांव में होया होता, तो मैं ये मान लेता कि ये इत्तेफाक है। अगर ये सिर्फ मेरे घर का होता ना, तो भाई ये आदमी निकम्मा होगा, इसका होगा। पर ये तो अच्छे खासे खानदानी के घरों में भी हो रहे हैं, क्यों जी? ये तो लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए इसलिए हो रहा है, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को बचपन से सब संस्कार दिए, जो सुबह शाम हवन यज्ञ किया करते थे, जो सारे ज्ञान के भंडार थे, घर तो उनके भी नहीं बचे, या बचे? नहीं बचे ना जी। बहुत अमीर थे, उनके भी घर नहीं बचे, बहुत गरीब थे, उनके भी नहीं बचे। गला खराब हो जाएगा ज्यादा दूर। मतलब घर नहीं बचे जी किसी के भी, पढ़े लिखे के नहीं बचे, अनपढ़ के नहीं बचे, शहर में जा चुका था जो उसके नहीं बचे, गांव में रह गया था उसके नहीं बचे, क्यों जी? मतलब इसका मतलब यह हुआ कि कारण समाज में, गांव में नहीं है इसका। मेरे यहां बता दो, आप में से कौन है जो बीमार रहना चाहता है, या आपके परिवार वाले बीमार रहना चाहते? आप चाहते हो कि आपका घर वाले बीमार रहे या आपका गांव बीमार रहो? है कोई नहीं चाहता। कौन है जो कर्जदार रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता। कौन है जो पैसे मारना चाहता है? बैंकों के पैसे ले लिए फिर देना नहीं चाहता। भारत में ऐसी, कल अभी तक ऐसी कोई
संस्कृति नहीं है कि लोग किसी का पैसा मारने के बारे में मन में सोचें भी। क्यों जी? ना तो समाज चाहता कि वो कर्जदार रहे, लेकिन समाज कर्जदार हो गया, तो फोर्स अंदर नहीं है, फोर्स कहीं बाहर है। अगर समस्या अपने आप होती है, आप में से कोई आयुर्वेद पे अगर काम करता हो या जिसको इनकी समझ हो, उन सबको मालूम होगा कि बारिश के दिनों में होने वाली बीमारी का इलाज वहीं आसपास झाड़ियों में, खेत में, डोड़ पे, रास्ते के दोनों तरफ हो जाता है। गर्मी में होने वाली बीमारियों का इलाज गर्मियों में पैदा होगा, यानी जिस वक्त बराबर बीमारी हो रही होती है पैदा, उस वक्त इलाज भी साथ में पैदा हो रहा होता है, कुदरती चीज से हो रही है तो। लेकिन अगर बीमारी कुदरती नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से आई है, फिर इलाज भी कुदरती नहीं होगा। अगर बीमारी दी गई है तो इलाज भी देना पड़ेगा। अगर आपका हमारा सर्वनाश जो हो रहा है, अगर वो कुदरती होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, परंतु यदि वो कुदरती नहीं है, किसी ने किया है, तो फिर इसको ठीक करना पड़ेगा। मानते होगे जी? फिर मैं आपका ठीक करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी है जिम्मेदारी आपका नाश ठीक करने की। आपकी जिम्मेदारी किसी का ठीक करने की नहीं है। मतलब मेरा मैं ठीक करूंगा, आपका आप ठीक करोगे। दूसरे को करने में दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक करने में मदद करेंगे सारे भाई लग के आपस में एक दूसरे का। लेकिन समस्या को जानने के बाद तो पहले आपको यह मानना पड़ेगा, हम लोगों को जो सिस्टम है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, कलेक्टर है, आपका एसडीएम है, वो सब लोग आपको क्या यकीन दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमारे में गलती है। पुलिस वाला कहेगा रिश्वत जनता देती है जल्दी काम करवाने के लिए। कलेक्टर ऑफिस में अगर आप जाओगे ना कि भ्रष्टाचार है, तो वो आपको यकीन दिलाएंगे कि तुम अपना काम जल्दी करवाने के चक्कर में रिश्वत देना चालू करते हो, मतलब ये गलती हमारी है। वो ये कहते हैं तुम अपने कागज पूरे लेकर नहीं चलते हो इसलिए चालान कटता है, तुम अपना सारा डेटा नहीं देते हो इसलिए तुम्हारे खाते में पैसे नहीं आते हैं, तुम ठीक से खेत में पैदावार नहीं करते हो इसलिए तुमको एमएसपी नहीं मिलता है, तुम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं बोलते इसलिए तुम्हारे बच्चे के नंबर नहीं आते, क्योंकि तुम्हारे बच्चे के नंबर नहीं आते इसलिए तुम्हारे बच्चे को रोजगार नहीं मिलता। तो गलती तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। सिस्टम में जो मलाई खा रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं, वो आपको ऐसा बताते हैं, है ना। हमने जिनको रखा नौकरी पर, कलेक्टर, एमएलए, एमपी, वो राजा बनने की फीलिंग लेते हैं, और जो मालिक हैं हम, जिनकी वोट से वो बने, जिनके टैक्स के पैसे से उनका घर चलता है, हम उनके आगे आके ऐसे खड़े होते हैं, माई बाप ये काम कर दो, हमें मालूम ही नहीं कि हम मालिक हैं। हमसे पूछे बिना हमारे ऊपर नियम लाद दिए जाते हैं। देखो कमाल की बात, कितना क्लासिक चीज है, इसको समझना। मान लो अपन लोग बैठे हैं यहां, हमने एक गांव बना लिया और हमको एक साथ रहना है, तो क्या होना चाहिए? मैं नियम बनाऊं और सबको मानना पड़ेगा ये, या हम सारे मिलकर सबके लिए नियम बनाएं? कौन सा बढ़िया है? सारे मिलकर सबके लिए नियम बनाएं और किसी का भी शोषण ना हो ऐसी पॉलिसी बनाएं। यही बनेगा बात तो? बेस्ट तो ये है, यही है ना। यहां क्या होता है, एमएलए किसका चुना हुआ है? किसका? जनता का। जनता का। सबको ऐसा लगता है कि जनता का चुना हुआ है। अभी मैं आपको साबित करूंगा कि एमएलए जनता का नहीं चुना हुआ। एमएलए की टिकट किसको मिलेगी ये जनता तय करती है? बताइए। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसको टिकट देगी ये चयन जनता का होता है या उस पार्टी के मालिक का होता है? जनता का। पार्टी का जनता के टिकट किसको मिलेगी? मान लो भाजपा की टिकट किसको मिलेगी ये राजौंद के लोग तय करते हैं, राजौंद विधानसभा के लोग तय करते हैं, या फिर पार्टी तय करती है? कलायत वाले कौन तय करेगा? पार्टी करती है।
पार्टी को फंडिंग जनता देती है या बाजार देता है? पार्टी को टैक्स देते हो आप। पार्टी टैक्स से नहीं चलती, पार्टी फंड से चलती है, दान से। फंडिंग कौन देता है पार्टी को? कारोबारी, उद्योगपति। अब देखो, टिकट पार्टी ने देनी, पार्टी को कारोबारी चलाता है। तो अब अगर उस पार्टी का आदमी अगर एमएलए एमपी बनेगा तो वो कारोबारी के हिसाब से काम करेगा कि जनता के हिसाब से करेगा? जो उसको पाल के रखता है, जिसका कुत्ता होगा उसी के लिए भौंकेगा, है? जनता का पाला हुआ होगा तो जनता के लिए भौंकेगा, उद्योगपति का पाला हुआ है तो उद्योगपति के लिए भौंकेगा। परंतु बंदा दूसरी पार्टी का ले लेते हैं, उसका कौन चुनता है टिकट? आपके हिसाब से या पार्टी के हिसाब से? सारी पॉलिटिकल पार्टियों का कैंडिडेट पार्टी चुनती है। जनता को तो उनमें से अपने हिसाब का ढूंढ के चुनना पड़ता है। समझ गए बात? अब मैं फिर बता रहा हूं, बेटर क्या है कि हम 10 लोग मिलकर एक नियम बना ले और आप सबके ऊपर थोप दे वो, या फिर हम सब एक दूसरे के लिए मिलकर करें वो? सारों की राय लेनी चाहिए, जिसकी आपत्ति हो उसकी आपत्ति उसको दर्ज करनी चाहिए। अब देखिए कमाल की बात, 20 पॉलिटिकल पार्टियों ने टिकट बांटी, 20 कैंडिडेट खड़े हो गए, हमने टिकट देनी, हमने उसके वोट देनी है, हमने वोट दे दी, ठीक। अब वोट दे दी तो क्या हुआ? आपकी कलायत विधानसभा आती है, कलायत में कितने वोट हैं टोटल? 1,80,000। हम 2 लाख बढ़ गए होंगे, 2 लाख वोट मान लेते हैं, है जी। 2 लाख वोट में से 40% तो वोट ही नहीं डालते, ठीक कह रहा हूँ? तो 2 लाख में से 40% काट दो, 60% रह गया, 61 रह गया। 61 में से जो इस टाइम पे एमएलए है उसको कितने वोट मिले हुए हैं? उसने मिल रहे हैं 54,000। तीसरा हिस्सा अगर पूरी विधानसभा का देखो तो चौथा हिस्सा, यानी कि आप अगर 100 लोग हो तो चौथे हिस्से के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक आदमी चुना और उस आदमी ने नियम बना दिया और बाकी के 75% के ऊपर थोप दिया। ये हुआ। यहां मेरे ख्याल से सारी बिरादरियां बैठी होंगी, है ना? ऐसा कोई यहां बैठा है जिसकी बिरादरी का कदे कोई एमएलए एमपी ना बना हो या सरपंच ना बना हो? ऐसा कोई भाई बैठा है कहीं ना कहीं? यहां इस गांव में नहीं, कलायत की बात नहीं हो रही, कहीं ना कहीं, मतलब मान लो कहीं ना कहीं आप जिस भी बिरादरी के हो, आपकी जात का आदमी कहीं ना कहीं सरपंच भी बना है, कहीं ना कहीं एमएलए भी बना है, कहीं ना कहीं कुछ तो बना है। क्या उसने वहां अपनी बिरादरी के लिए कुछ किया? ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये समस्या हम सब की है, क्योंकि जब मैं कलायत विधानसभा के चुनाव में यहां का रुझान देखता हूं तो राणे अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं, चमार अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं, डूल अपनी न्यारी मीटिंग कर रहे हैं। कोई एक ग्रुप किसी को समर्थन दे रहा है, एक ग्रुप किसी को समर्थन दे रहा है, और समर्थन देते वक्त कहीं भी उस मीटिंग के अंदर समाज की बात नहीं हो रही, पॉलिसी की बात नहीं हो रही, नियम बनाने की बात नहीं हो रही, हमारी हालत की बात नहीं हो रही, केवल और केवल जात की बात हो रही है, केवल नाक कटने की बात हो रही है। इसलिए हमने एक ऐसा व्यक्ति चुन लिया और हमको मजबूरी में उसको वोट करना पड़ा। वो मजबूरी में उसको पार्टी ने चुना हुआ था, मजबूरी में जो पार्टी ने जारी कर दिया उसको करना पड़ेगा। इसीलिए जब हम लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही थी, चलो एक बात बता दो, कोरोना बीमारी सच्ची थी कि फ्रॉड था? किसी भाई को लगता है यहां सच्ची थी बीमारी? देखो कमाल की बात, 100% सहमति है कि बीमारी फ्रॉड थी। अगर बीमारी फ्रॉड थी
तो इलाज भी फ्रॉड था। गलत के सही? सही है। चलो सब मान गए। बीमारी के इलाज से यानी वैक्सीन से आपको नुकसान हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो पड़ोसी को हो रहा होगा। अब तो लग रहा है पता सबको। चलो जी, अब आपको नुकसान हो गया। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता को सपोर्ट करते हो, आप जिस बिरादरी के संगठन में हो, आप जिस संगठन के पदाधिकारी या उसके कार्यकर्ता हो, क्या आपके संगठन या आपकी पार्टी ने इस मुद्दे के ऊपर कुछ बोला कि मेरी पूरी जनता का सत्यानाश कर दिया? जिम्मेदार कौन? वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, उसका प्रमोशन करने वाला नरेंद्र मोदी, उसको लगाने वाला डॉक्टर, भेजने वाली ये आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर या सर्टिफिकेट चेक करने वाला कौन? जिम्मेदार कौन? कोई जिम्मेदार आदमी नहीं। कमाल की बात। और पूरा समाज बैठा है और सब मान रहे कि ठगी हो ली, सब मान रहे कि बेईमाना होया, सब मान रहे कि बीमारी आ गई, सब मान रहे कि नाश कर दिया, लेकिन हमको बोलना ही नहीं आता। कमाल की बात है ना। आपने जिसको एमएलए बनाया वो भी नहीं बोला, जिसको आपने हराया वो भी नहीं बोला, जो तीसरे नंबर वाला था वो भी नहीं बोला। ऐसा कैसे हो गया कि एक मुद्दे पर तीनों, चारों, पांचों एक ही सुर में बोल रहे हैं? इसके दो कारण हैं। या तो उनमें से किसी को पता ही नहीं है कि इसका नुकसान होना है। हम सारे, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुकानदार है, कोई मास्टर है, कोई किसान है, यहां बैठे हुए, हमने तो सब ने पता कि हमारी गल ठगी होगी, और जो नेता बना रखे उसने पता नहीं। इसका मतलब है कि ऐसा गधा आदमी हमारा नेता बनने के लायक नहीं है। और अगर उसने वो जानबूझ के किया है या तो पता नहीं, फिर तो गधा है। अगर पता है तो फिर राक्षस है। फिर उसने नरसंहार होने दिया और नरसंहार के बाद वो आपकी आवाज नहीं उठा रहा। क्यों जी? क्योंकि और पिछली बार जो आपका नुकसान हुआ उसमें अगर वो नहीं बोला तो अब आपकी बच्चियों के ऊपर अटैक होने वाला है, वो उसमें भी नहीं बोलेगा। कर्जे में आपका घर जाने वाला है, वो उसमें भी नहीं बोलेगा। वो आपके समाज में अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, पुलिस वालों की गुंडागर्दी बढ़ रही है, मनमर्जी के नियम कानून थोपे जा रहे हैं, फिर वो उसमें भी नहीं बोलेगा। समझ गए ना? इसका मतलब नेताजी हमारे नहीं हैं। नेता के आगे हाथ जोड़ना पहले नंबर पर अगर हमने बंद नहीं किया, नेता को खड़े होकर के, ऐसे खड़े होकर के हमको बोलना पड़ेगा, नेताजी रिपोर्ट कार्ड चाहिए आपका। आपके बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बहुत देख लिए ना आपने। सड़क बनाना तुम्हारा काम नहीं था, सड़क बनाया पीडब्ल्यूडी ने, टैक्स दिया हमने, तेरा क्या था? वो ग्रांट तुमको मिलनी ही होती है। तुमने चूज किया कि राजौंद की ये गली बनेगी या ये गली बनेगी अपने ठेके और अपने कमीशन के हिसाब से। उसमें गांव का विकास नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे बकाने की जरूरत नहीं है हमारे को। ये बात हमको पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? ठेका देना, सड़क बनाना, गली बनाना, नाली बनाना, भवन बनाना, मकान बनाना नेता का काम नहीं है। एमएलए एमपी का काम है पॉलिसी बनाना कि मेरी हलके में, मेरी विधानसभा, मेरी लोकसभा में, मेरे एरिया में किसी व्यक्ति के साथ शोषण ना हो जाए, किसी बंदे के साथ गलत ना हो जाए। वो नियम कानून वहां उस पंचायत में बनना चाहिए जहां वो बैठा है। उसका तो यही काम था ना। उस पर तो कभी अपन लोग बात ही नहीं करते। एचपीवी वैक्सीन आई, वैक्सीन लगने से पहले, एचपीवी वैक्सीन लगने से पहले कोरोना वाली वैक्सीन का हिसाब तो ले लो। बोला वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले कोरोना वाली वैक्सीन का हिसाब चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर हमारे शरीर के साथ, आप अपने शरीर की कीमत क्या लगाते हो? आपके शरीर में जहर डाल दिया जाए, कितने रुपए चाहिए आपको? कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब एक ऐसा काम कर दिया इन लोगों ने जिसकी कीमत पैसे से नहीं चुकाई जा सकती।
मतलब इस वैक्सीन के फ्रॉड में शामिल हर आदमी को फांसी होनी चाहिए। पहले तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दूसरे नंबर पर जिसको भी साइड इफेक्ट है वैक्सीन लगने के बाद, किसी के शरीर में थकावट, एलर्जी, दिमाग, सिर में दर्द, पेन रहना, बुखार ज्यादा होना, हार्ट की बीमारी, स्टंट डलना, ब्रेन हैमरेज, पेट में दिक्कत, अब परिवार में कोई मौत, इस तरह की दिक्कतें आप में से कितने लोग झेल रहे हैं? पहले हाथ खड़ा करके बताओ, एक बार हाथ खड़ा करके, जो जो झेल रहे हैं या जिन्होंने झेल लिया पड़ोस में, हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। आप झेल रहे हैं? अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके तो शरीर खराब हो चुके, आज आपने लड़ाई चालू नहीं करी तो आपके बच्चों को पैदा होते ही ये वैक्सीन लगाते हैं, उसके बाद ये बच्चियों को लगा रहे हैं बांझ बनाने के लिए। क्या वो रुक जाएंगे अगर आपने लड़ाई शुरू नहीं करी तो? जिन लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए हैं, जिनको अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, जिन्होंने नहीं लगवाई है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इनका बच्चा बच जाएगा। इनके बच्चे को बचपन में पैदा होते ही लग चुकी है, आप बच गए, आपके बच्चे को पैदा होते ही डॉक्टर ठोक देता है अस्पताल में। अपने मोर्चे के साथी हैं जनता सरकार मोर्चा के, अगर पहली बात तो वो अस्पताल में जाते ही नहीं बच्चे के लिए, बच्चा जब पैदा होता है प्रसव के लिए, अगर जाता भी है तो डॉक्टर को पहले लिख के देता है वो, और बोलता है कि मेरे बच्चे को पैदा होने के बाद वाला इंजेक्शन नहीं लगेगा, ध्यान रखना, अगर लगा दिया तो हाथ काट दिया जाएगा। इस लेवल पर बोलना पड़ता है। फिर वो बोलते हैं लिख कर दो, लिख के दे देते हैं। फिर बोलते हैं सीएमओ का आदेश है, बिना वैक्सीन तुम छुट्टी नहीं करवा सकते बच्चे की। एक वहां हुआ फूल सिंह का, एक वो है ना खानपुर में मेडिकल कॉलेज है, वहां हुई थी ये, टीम पहुंच गई हमारी वहां, छुट्टी कर दो, औलाद इसकी मर्जी, इसकी वैक्सीन लगवाए ना लगवाए, इसके बच्चे को बंदी बनाने का तेरा क्या अधिकार है भाई? हम अनपढ़ता नहीं कहूंगा मैं इसे, ज्ञान की कमी कहूंगा, बेसिकली समझ की कमी, कि हमें पता ही नहीं है कि ये शरीर मेरा है। बता भाई, हमको यही नहीं मालूम है। ये राणा जी मेरे पास खड़े हो जाएं अगर, मैं आपको एक कानून बता रहा हूं, कुदरत का कानून, इनकी मर्जी के बिना मैं इनको ऐसे उंगली ऐसे टच भी नहीं कर सकता। वो तो आपा चादर ढककर थप्पड़ मारने का हमारा पुराना रिवाज चल जाए, कोई दिक्कत को नहीं है, ठीक है नहीं? गांव में आपा कह करा गिर लो खेसी बिला, गिर लो चादर, वो आपा मजाक, और आपस में हमारी सहनशीलता इतनी जबरदस्त है कि कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो कानून ये कहता है कि मेरी मर्जी के बिना मुझे टच करना, मुझे एक्सप्लॉइट करने की श्रेणी में आता है। हाथ पकड़ना बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है, और शरीर के अंदर कोई केमिकल डालना मेरी मर्जी के बिना, पेनिट्रेट करना रेप की श्रेणी में आता है। रास्ता कोई भी हो, शरीर के अंदर घुसने का रास्ता, बाजू हो या कोई और हो, वो रेप माना जाता है। तो पूरे देश का रेप कर दिया, किसी ने लगवाई को नहीं, सर्टिफिकेट तो बनवा रहा है भाई, अपना सर्टिफिकेट तो बनवा रहा है कहा भाई। बहुत कम लोग थे जो लड़ पाए, जो खड़े हो पाए। स्कूल में पढ़ता था मेरा बेटा, मैंने उसको यह बोल रखा था, मास्टर जबरदस्ती करे ईंट मार के सिर खोल दियो, कोई चक्कर नहीं है, तेरा बाप खड़ा है, 2-4 महीने जेल जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शरीर की डिग्निटी बचा के रखनी है। इस बॉडी को किसी को हाथ मत लगाने देना, केमिकल और टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। मास्टर जी का फोन आया मेरे पास, करे तेरा छोरा तो बहुत बदतमीज है। मैं कहा क्या हुआ? बोला बोल रहा है कि ईंट मार के सिर खोल दूंगा। मैं कहा तो बड़ी इज्जत से पेश आ रहा है, मैं होता तो गोली मार देता साले को। मेरे बच्चे को तू कौन भाई, तू इसकी फिक्र मत कर, मैं लगवा लूंगा जो सा लगवाना होगा, मैंने इंजेक्शन जो करवाना होगा मैं करवा लूंगा। तू इसको बीमार समझ के घर भेज दे, तेरे हाथ में सिर्फ इतना ही है ना, तू दाखिल नहीं करेगा, तू इसका पेपर नहीं देने देवेगा, तेरे सर्टिफिकेट के भरोसे पैदा को नहीं कर रखा हो, तेरे वैक्सीन के भरोसे पैदा नहीं कर रखा, तब जा करके वो बच्चा बचा। उसकी क्लास के 3 बच्चे मर चुके हैं हार्ट अटैक से, है? मैं वही कह रहा हूं ना, बच्चों को लगा रखी है ना। जिन बच्चों को पैदा होने के बाद वाली वैक्सीन लगी हुई है, मैं आपको आज बता रहा हूं,
5 साल तक लगभग 35 वैक्सीन लगती हैं, 5 साल की उम्र होने तक। किसी ने 5-6 दवाई लियो गलती हाँ गलती तो लगवा ली कोई बात नहीं, लेकिन 35 लगती है। जिसने 35 की 35 लगवा ली वो उसका बच्चा 45 साल पार नहीं करेगा, गारंटी है। या तो उससे पहले परमानेंट कोई बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी, नहीं तो उससे पहले टपक लेगा। जिन्होंने कोरोना वाली लगवा रखी है, लगने के बाद जिसको बुखार हुआ है वो 2031 का सूरज नहीं देखेगा। वही लिखने लग रहे हम, अपनी वसीयत लिख लियो इतना। बुखार होया जिसका लगने के बाद, उसका कारण क्या है? आप देख लो आपके आसपास कैंसर डायरेक्ट चौथी स्टेज में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मतलब पेट में दर्द होया, अस्पताल में गया, चौथी स्टेज का कैंसर अचानक से। पता करो वैक्सीनेटेड था, खाना खा रहा है, शादी में है, डीजे पे नाचते हुए है, हार्ट अटैक। दिल का डॉक्टर ऑपरेशन टेबल पे मरीज का दिल खोल रखा और हार्ट अटैक तो मर गया। ये डॉक्टर है, इनके भरोसा हम अपना दिल खुलवाया बैठे। अब आपकी जान खतरे में, आपके बच्चों की जान खतरे में, और सबसे बड़ी बात आपका बीज खतरे में। यह बड़ा कमाल होता है। महाराणा प्रताप के वंशज हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं तो एक बात समझ लेना, हम ये कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप का खून है, परंतु अगर बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ है फिर न्यू मान के चलियो कि कुत्ते का भी हो सके, सूर का भी। फिर सूरजमल का खून खोनी फिर आपा उसके, फिर उन ऋषियों की संतान नहीं है, फिर आपा उस जानवरों के ओलिए। चेक करो, घोड़ा तेज भागता है, गधा वजन खींचता है, दोनों का संकर करवा दो, खच्चर बना दो। गाय दूध कम देती है, थोड़ी चुस्त है, भैंस सुस्त है, दूध ज्यादा देती है, दोनों का संकर करा दो, भले अमेरिकन बन गई, एचएफ बन गई, दूध भी ज्यादा होएगा और थोड़ी चुस्त भी होएगी। दोनों का मिक्स, ना वह गाय बची ना वह भैंस बची। हर चीज आपको जेनेटिकली मॉडिफाई करके दे रहे हैं। तो खेत में उगने वाला जो बीज है वो गांव में किसी के पास ओरिजिनल बचा नहीं, गांव में जिसके डंगर है वो ओरिजिनल बचा नहीं, अरीब मानस के बीच बैठा है क्या? समझ रहे हैं मेरी बात को? मानस के बीज पे अटैक कैसे है? इन्होंने डंगर का बीज विकसित किया, तो डंगर का बीज बेचना था तो जोटे खत्म करने पड़ेंगे, इसलिए सबका गाय पैदा होएंगी, सबका बाछड़ी होएंगी, सबका काटड़ी होएंगी, मैंस हो जाएंगी, जोटे खत्म, सब खत्म। खेत के अंदर जो बीज बनाए हाइब्रिड बीज, उनमें भी सिर्फ एक ही कैटेगरी रख ली और वो बांझ बीज बना दिया। बांझ बीज होता है ना, कंपनी से लाया हुआ बीज दोबारा तो नहीं उगता। इब कंपनी से आया हुआ बीज दोबारा कैसे हो जाएगा? जो मानस का बीज आएगा आईवीएफ सेंटर। पहले अगर किसी को नपुंसक कह दिया कर देना इजड़ा, तो गंडासी चाल जाया कर दी। आजकल ऐसे सड़क पे बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कहते हैं कि बच्चा नहीं हुआ तो क्या बात है, नपुंसक हो तो क्या हुआ, दुकान पे आओ बीज देते हैं आपको। और कैसा चाहिए हम बता दो, नीली आंखों वाला चाहिए, मोटी खाल वाला चाहिए तो गेंडे का जीन डाल देंगे, तेज दौड़ने वाला चाहिए तो घोड़े वाला डाल देंगे, वफादार बच्चा चाहिए तो कुत्ते का डाल देंगे। उनके पास पूरा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का साइंस है। हम अपनी साइंस भूल के बैठे हैं। हमारी वंशावली खत्म हो रही है। वंशावली का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? यदि आप राणा की संतान हैं तो आपके अंदर लड़ने वाले जीन कुदरती हैं। यदि आप किसान की संतान है पैदाइशी, तो आपके अंदर किसान खेती करने के जीन पहले से हैं। आप जो भी काम करने वाले लोग हैं उस काम को करने के जीन आपके अंदर, वो मेमोरी आपके पुरखों की सारी है। जिस दिन समाज को जरूरत पड़ेगी अचानक अंदर से निकल आएगी। परंतु यदि आपका डीएनए बदल दिया गया है, अब आप समाज के किसी काम के नहीं बचोगे। जिन जिन को वैक्सीन लगने के बाद बुखार हुआ था, उनका ना तो कोई काम करने का मन करेगा, ना वो समाज की एक्टिविटी में भाग लेंगे,
सारा दिन मोबाइल के ऊपर और टीवी के ऊपर ही लगे रहेंगे और बोलते रहेंगे मोगली जी ने विकास कर दिया। यही है ना, ये चल रहा है। अब आ गई बच्चियों की बारी। सन 2009 में 1100 लड़कियों को गर्भाशय निकालना पड़ा था। दो 2009 में गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में यह एक्सपेरिमेंट किया था बिल गेट्स ने। और अब साबित हो चुका है एचपीवी वैक्सीन से कोई कैंसर नहीं रुकता। यह साबित हो चुका है एचपीवी वैक्सीन से अगली संतान बांझ होने वाली है। आज आपको कहा जा रहा है यह लड़कियों के लिए है, थोड़े दिनों के बाद आएगा कि लड़कियों में एचपीवी वैक्सीन सेक्सुअल एक्टिविटी के जरिए आता है, क्योंकि इसमें लड़के कैरियर होते हैं, तो अब लड़कों को लगवाएंगे। असली मकसद जो इंदिरा गांधी ने नसबंदी करी थी वो नसबंदी है। ये नसबंदी का क्या फायदा है? नसबंदी का बड़ा फायदा यह है, एक तो बच्चे उनसे पूछे बिना नहीं पैदा कर पाओगे, क्योंकि फैक्ट्री आपकी तो है नहीं बीज की। इंसान के बीज का फैक्ट्री आपके पास तो नहीं है ना, स्पर्म काउंट ही खत्म हो जाएगा। डाउनफॉल करके एक किताब है, उसमें लेखक ने रिसर्च करके यह बताया है कि 2050 तक यदि ऐसे ही चलता रहा तो 2050 में भारत के युवाओं का स्पर्म काउंट 0 हो जाएगा। यानी भारत में प्रत्येक व्यक्ति नपुंसक हो चुका होगा। वो केवल सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा, उसके स्पर्म में बच्चा नहीं होगा। यह बकायदा रिसर्च का अंग है ये। और आप देख रहे हो अपने आसपास, यदि यह कम नहीं हो रहा है रोज तो बता दो, अब यह स्पीड से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रिसर्च करने की आदत नहीं है। मैं आज आपके बीच आया हूं ना, उसका मकसद है बात को सिर्फ एक बार आपके दिमाग में डाल दूं और फिर आप राजन को इकट्ठा कर लो, चाहे आपको हर गली में जाके बुला के लाने पड़ो, विद परिवार, विद फैमिली। क्योंकि बच्चे को बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट बाप ना दे तो मां दे देगी, मां नहीं देवेगी तो बुआ दे देगी, बुआ नहीं देवेगी तो दादा दे देगा 10 रुपये, और वो लेके आएगा कचरा। जितने पढ़े लिखे बच्चे यहां, इंटरनेट कौन कौन चलाना जानता है? हाथ खड़े करो। गूगल पे सर्च करना जानते हैं? जो जानते हैं, मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट कर रहा हूं बस खाली। किराने की दुकान है आपके राजौंद के अंदर, जो सबसे बढ़िया दुकान हो आपके पास, जो सबसे बढ़िया नमकीन मानते हो, जिसको सबसे बढ़िया खाने के आइटम मानते हो जो पैकेट में है, एक बार सारी एक एक पैकेट ले जाओ घरा, ले जाके, और उस पैकेट के पीछे लिखा होता है इस पैकेट में क्या क्या है। उस पैकेट के अंदर जो जो आइटम है वो एक बार लिस्ट बना लो। उसके बाद गूगल पर जाओ, सर्च करो, अगर ये वाली चीज लगातार खाई जाए तो इसके साइड इफेक्ट बताओ। तो आपको पता चलेगा पूरे बाजार में किसी भी दुकान पर एक भी आइटम खाने लायक नहीं है। कितना अचरज है ना? देखिए मंजित, कितना कमाल की बात है ना। एक सिंगल आइटम मैंने ये करा था। उसके बाद जाओ, मैंने ये कैथल में, चंडीगढ़ में, दिल्ली के एक एरिया में, उत्तम नगर के एरिया में, और मेरे असंध में, मैंने 4 जगह रिसर्च की थी। सबसे बढ़िया होटल पे भी गया मैं, सबसे रेडी, सड़क पे खड़े होने वाली रेडी के पास भी गया मैं, और मैंने उनसे पूछा तेल कौन सा इस्तेमाल करते हो? पाम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, इसके अलावा तीसरा तेल इस्तेमाल नहीं होता। अगर सरसों का तेल इस्तेमाल होता है तो सरसों का तेल नहीं है, वो असल में हाइब्रिड या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सरसों का बीज तेल है। और वो तेल भी एक दिन आज उबाड़ा है, अगले दिन भी उसी ने उबाड़ा है, अगले दिन भी उसी ने, अगले दिन भी उसी में तलते रहे, वो 10-10 दिन का पुराना तेल चलता रहा है। एक बार रिसर्च करके देखोगे, पाम ऑयल हो, कॉटन सीड ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल हो, या तो इनसे कैंसर होता है, या इनसे नपुंसकता आती है, या इनसे आपका पेट में इंफेक्शंस बढ़ते हैं। बिस्किट में कोई बिस्किट बिना मैदे के नहीं है, कोई बिस्किट बिना प्रिजर्वेटिव के नहीं है, कोई नमकीन कॉटन सीड ऑयल के बिना नहीं है।
कोई चिप्स का पैकेट नमकीन उसके बिना नहीं है, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीने लायक नहीं है। दांतों में करने वाली टूथपेस्ट सोडियम लोरेल सल्फेट जिससे कैंसर होता है, सर्च करो उसके पीछे, उस टूथपेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इससे यह होता है। और कमाल की बात क्या है कि हम सबको इतना तो पता है कि नुकसान है, उस नुकसान कितना है उसके अंदर गहराई में जाने की हमारे पास समय नहीं, समझ नहीं, रिसर्च नहीं। यह क्यों है? क्योंकि इसका तकनीक इन्होंने निकाला एक बड़ा खूबसूरती से। यह बहुत हमको क्यों निकलना पड़ा? मैं चंडीगढ़ में बैठा, नोट छापने की मशीन था और मैंने यह देखा कि नोट छाप लिए और समाज सारा नशेड़ी हो गया और अपराधी हो गया, तो मैं अपने बच्चे को क्या देके जाऊंगा? कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं इसका। घरवाली से पूछा कि दो रास्ते हैं, एक तरफ कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी और नशेड़ी औलाद, दूसरी तरफ कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन समाज के लिए उपयोगी औलाद और औलाद के लिए उपयोगी समाज। बोल कौन सा लेगी? बोली मन नशा नुशा नहीं चंदा, बेशक छोड़ दे सारी काम। तो मैंने इस काम को शुरू किया 9 साल पहले। मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं टीचर हूं और मैंने यह देखा कि मुझे गांव के उन आदमियों को जिनको आज तक कोई समझाने के लिए आया ही नहीं, नेता आपको नहीं समझाएगा, वकील आपको नहीं समझाएगा, पुलिस वाला आपको नहीं समझाएगा, पटवारी, तहसीलदार, एमएलए, एमपी, ब्लॉक समिति, जिला पार्षद, स्कूल का मास्टर, प्राइवेट मास्टर, सरकारी मास्टर, कोई बिजनेस करने वाला, कौन समझाएगा आपको? स्कूल में पढ़ना ही नहीं सिखाया, रट्टे मारना सिखाया है, रिसर्च करना ही नहीं सिखाया, चीजों को ढूंढ ढूंढ के लाना ही नहीं सिखाया, चीजों का पता करना ही नहीं सिखाया। एक बुदम समाज बना दिया कि पढ़ी जाओ, रट्टे मारी जाओ और सारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम में जावा, मारा अंग्रेजी मीडियम में के लिख रहा किताब में नाउ न बेरा। बड़का ने कुछ नहीं पता जो किताब में पढ़ने लग रहे, कड़ा पागल हो रहे हो, रट्टे मार रहे, रट्टे, कुछ नहीं आंदा उन बच्चा ने, ना अपने शरीर का पता, ना खान का पता, ना घर में बोलन का पता, ना जीवन में क्या करना उसका पता, ना खेती कैसे करनी उसका पता। बल्ब फ्यूज हो जाता, बदल भी बदलना को नहीं आंदा नई पीढ़ी ने। तो अभी चौवा चंडीगढ़ में तो, हाँ भैया, हाँ, बल्ब खराब हो गया है, उसे रिपेयर कर देंगे क्या? वो मिस्त्री आवेगा, देखेगा, उन्हें पता है कि शहर के हैं टोटर वहीं ना पे पता है नहीं, बल्ब ले आओगा वो अपने बैग में, ला के वो देखेगा 2-4 बार उस बल्ब के साथ न्यू करेगा और फिर वो नया बल्ब, ये तो चेंज करना पड़ेगा। अच्छा चलो कर दीजिए, वो अपना ठा का बल्ब बदल दे। कितने पैसे हुए भैया? अब 450, 450 रुपये काट का नुको देगा, 500 देगा नुको का, कोई बात नहीं 550 रख लीजिए। 10 रुपये का बल्ब लाओ मरा बेटा, यो काम हो रहा। बल्ब बदलन के 450 रुपये लेंदा देखा मैंने मिस्त्री। मैं कह रहा तू 450 से ले गया, वो मेरा जानकार था, भले बावड़ी बूझ है, कहेगा बेरा ही नहीं, माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं। इसी से औलाद हमारी पैदा होने लग रही है। कारण क्या? कारण है हमारा एंटीना खराब है। आपने पता आपका एंटीना कहां है? सिग्नल जो परमात्मा से पकड़ता है एंटीना, वो यहां होता है, जिसे मां कागा बोलती है। इसको बोलते हैं पाइनियल ग्लैंड साइंस की लैंग्वेज में। आध्यात्म में जब हम मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा, हम मंदिर में हमेशा हाथ जोड़कर ऐसा करते हैं, ये ऊपर की तरफ हो जाता है, और हम मंदिर के बिल्कुल बीच में जाते हैं और बीच में वो गुबंद बना होता है, उस गुबंद के ऊपर तांबे का या सोने का वो चढ़ा होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सीधे यहां आते हैं, तो हमें सद्बुद्धि मिलती है, हमें सही और गलत का निर्णय लेने की अकल आती है। हम ये देख पाते हैं कि जब मालूम था कि वैक्सीन खराब थी तो बच्चों को क्यों लगने दी, ये केवल जिनका ये एंटीना काम कर रहा है वही लड़ पाएंगे। नेता चोर है, पता होते हुए लड़ने की हिम्मत केवल जिनका एंटीना ठीक होगा, जिनकी पाइनियल ग्लैंड ठीक होगी, वो लड़ पाएंगे। पता होते हुए कि आपके बच्चे को पढ़ाई जाने वाली शिक्षा खराब है, उस स्कूल से हटाने की हिम्मत, आधार कार्ड को बैन करने की हिम्मत,
अपार आईडी ना बनवाने की हिम्मत या मास्टर को लिख के देने की हिम्मत केवल उनकी होएगी जिनका ये एंटीना ठीक होगा, ठीक घूम रहा होगा। छात पचड़ का करा कर दे, नहीं इनू घुमाया कर दे, आ गया आ गया आ गया, सिग्नल आ गया। जिनके सिग्नल आंदे होंगे उसे क्या समझ आवेगी, उसे ने दिखेगा क्यों लाग रहा, नहीं तो हमने दिखा ही को नहीं। अकल ऐसे मतलब जैसे शराब भी हुआ है, शराब पी रखी, आंख खुल रही है, पता है कि सामने वाला निकल रहा है, फूक देंगे, चल जा नहीं रहा, फूकण की बात करे, धड़ाक लाग देगा, धक्का लागेगा, और मारे पक्ष कुछ कर नहीं सकता क्योंकि नर्वस सिस्टम खत्म। वो नशे में हम सब हैं। पता है गलत हो रहा है, पता है मास्टर भी नाश करने लाग रहा, प्राइवेट भी नाश कर रहा, सरकारी भी, पता है कि वकील लुटन लाग रहे, पता है थानेदार लुटन लाग रहा। इतने बावड़ी बूझ हैं हम, पड़ोसी की शिकायत करने जावे, थानेदार तक पीछे ले गए एफआईआर लिखवावे, और वो दूसरा भी कंप्लेंट लिखने जावे, वो भी पीछे ले गए एफआईआर लिखवावे है। वकील तो यू भी देवे, वकील तो ओ भी देवे। थाने में थानेदार ने कहा चाहे तो समझौता कर लेंगे, 2.5 मान भीतर गिरूंगा, फिर दोनों गांव के लोग बुलावे, बैठ कर समझौता करे। अरे बोलो, इस इंस्पेक्टर के, इस पुलिस वाले के कहने से समझौता करने तो बढ़िया भाईचारे में कर लेंदे रहे। वो चौधरी बनाया खाम खाई का, और अपने भाई ने चौधरी बना लेंदे, उम्र के हिसाब तय चौधरी बना लेंदे कि यो मेरे तो बड़ा इसकी मान लूं मैं, भाई तो जो कुछ कहेगा मान लूंगा। लेकिन हमारे बंदे इतनी अकल नहीं है, वो खाकी वर्दी पहरा होया कहेगा जिब, चाहे फिर कोर्ट में जाओगे वो जो जिब लुट लोगे वकील पे भी, न्यूनतर भी चक्री काट काट के, फिर जज कहेगा एक बार बारे समझौता करके देख लो पंचायत में, जज क्या कहे तो कर लेंगे, बेरा है कि बेइज्जती सी हो लिया तो वो नहीं रहा हमारी गल। यानी पता हो रहा है कि यार ये तंत्र हमारे लिए काम नहीं कर रहा। सरकारी मास्टर सिर्फ हाजिरी लगाने आ रहा है, मिड डे मील में कचरा खिला रहा है बच्चों को, प्राइवेट मास्टर को ट्यूशन से मतलब है, स्कूल के मालिक को सिर्फ फीस से मतलब है, एमएलए को अपना रिश्वत खानी है, डीसी को अपनी रिश्वत खानी है, पटवारी अलग से रिश्वत खा रहा है, जज का रीडर वहां बैठा 100 रुपए लेता है, जज को पता नहीं है कि वो 100 रुपए ले रहा है, तारीख बदलने के 200 रुपए ले रहा है। और जिस जज का रीडर भी से ले रहा है यार, वो न्याय करेगा आपके साथ यार, अकल ही नहीं आ रही यार। बूढ़ा न्यू कहेगा हम खेत में जहर नहीं गिरते भाई, खान वाले में नहीं गिरते, मगा चा कौन से में गिरा है, बेचन वाले में गिरूं। अच्छा बेचन वाला कड़े जावे, मंडी में जावे, मंडी में तो किंग जावे, बेरा नहीं फिर तो किंग जावे। मैं बताऊं, मंडी में तो जावे फैक्ट्री में, जब सड़ तो रहा हो तो जावे दारू बनन खातर, और ना सड़ रहा हो तो जावे फिर ब्रेड बनन खातर, बिस्किट बनन खातर। और फिर तेरा छोरा जो सा ब्रेड का पैकेट ले रहा हो उसे का है जहर गिरे हुए गाय कड़ राजी हो रहा। हॉस्टल में जो कुछ खान लग रहा है वो जहर गिरा होया है तेरा, वो जो पीजी में खान लग रहा है वो जहर गिरा होया है तेरा, वो जो बाहर होटल पे खाओ जिंगा खाओ, जड़े भी बाहर करते बाहर लिकड़ के जड़े भी खान लग रहा है वो सारा जहर गिरा होया है, तो है तेरा है गिरा होया तो है वो। हमारे समझ में नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि या एंटीना खराब हो रहा है, एल रहा है एंटीना, तो किसी न किसी ने एंटीना सीधा करना पड़ेगा। जब भी तो अकल आ गई, पता लग गया, यहां से जाने के बाद गणे तो कहेंगे बात तो ठीक कहते बुलारा साहब, फिर कुछ बदलता को नहीं, कोई मानता तो को नहीं, कतिये नाश हो रहा। मतलब करने की हिम्मत कब आएगी? जब एंटीना सेट हो जाएगा। एंटीना सेट होने के लिए पहले अपने को अपने कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इस शरीर को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। यह शुद्ध गंगा जल तक को नहीं होता, गंगा में तो फैक्ट्रिया का पानी आ लिया, तो गंदगी आ ली उसमें, तो ये गंगा से शुद्ध नहीं होगा। ये भीतर में जो जान लग रहा है ना शरीर के, ये वहां से शुद्ध होगा। अब ये वहां से कैसे होगा इसको समझिए, फिर मैं आपको पता लगेगा कि ये चीजें ठीक कैसे करनी है। अगर इस पाइनियल ग्लैंड को, किसी की पाइनियल ग्लैंड को कैल्सीफाई कर दें हम, कैल्सीफाई पता क्या होता है? कैल्सिफिकेशन, इसके ऊपर कोई परत चढ़ जाए, जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाती है,
तो जब ये पाइनियल ग्लैंड लगातार गंदगी के संपर्क में आती है तो इसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते। इसीलिए गुस्से में कभी कभी ऐसी बात बोल जाएंगे जिसके लिए बाद में पछताएंगे, अपने बच्चों के लिए ऐसा निर्णय लेंगे जिससे बाद में पछताएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे करेंगे जो बाद में पछताएंगे, क्योंकि उस वक्त जब निर्णय लेना था तब हमें उस चीज की अकल नहीं थी। तो इस पाइनियल ग्लैंड पे अटैक कौन सी चीज करती है वो देख लो एक बार अपने घर में था, और सब तक पहला वो चीज अपने घर में था फेंक दो। कर सको तो काम बताओ जी, बताओ। हाँ जी, हाँ जी। कर सके? ये बताऊंगा क्यों कर सको। जो जो चीज है वो अगर आपने समझ ली और अगर आपने वो निकाल दी, गारंटी है आप अपने बच्चे के साथ कभी गलत नहीं होने दोगे और आप अपने समाज के ऊपर काम करना चालू कर दोगे ऑटोमेटिक। लेकिन पहले अपनी पाइनियल ग्लैंड पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला अटैक पाइनियल ग्लैंड पे होता है ग्लाइफोसेट। नाम सुना है किसी ने? बताओ जी, किस किसने सुना ग्लाइफोसेट? वीडियो में सुना, देखा नहीं कदे। इब एक काम करियो, अगर आप किसान परिवार से हो तो जा करके चेक करके आओ, इधर इसके अंदर जितने भी यूरिया डीएपी बीज की दुकान है, जितने भी आइटम बीज खार बीज दवाई की दुकान पर रखी हुई है, जितने भी डब्बे रखे हैं, जितनी भी चीज खेत में गेरन की है, सब में ग्लाइफोसेट है। यानी कि आपको अपने खाने की हर कौर के साथ, ढाबे की हर रोटी के साथ आपके अंदर ग्लाइफोसेट जान लग रहा है। तो इसका मतलब है आपको किसान को यह बताना पड़ेगा कि तो जहर गिरना बंद कर दे। फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली फार्मर तैयार करने पड़ेंगे। भाई तू मेरे नाम का उगा ले, इसमें मत गिरिए, चाहे कितना हो तो मेरे पे ले लिए पीछे, कम से कम जहर तो नहीं खाऊंगे बालक। किसान ने भी फायदा हो जाएगा, उसने भी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और मारे बालक भी ठीक चीज खा लेंगे। जिसके जमीन ना है वो उससे कर लो, भाई मैं तेरा यूं काम कर दूंगा तो मेरा यूं कर दे। समाज को संगठित अपने आप होना पड़ेगा मजबूरी में। अगर आपको अपने बच्चे जहर से मुक्त रखने हैं तो क्यों जी? ग्लाइफोसेट दूसरा कहां है? जितने भी बच्चों को लगने वाले, बुखार में लगने वाले, या दूसरी कोरोना की वैक्सीन या ये एचपीवी की वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन है सब में ग्लाइफोसेट है। यानी जिस बच्चे को बचपन में वैक्सीन लग गई उसकी पाइनियल ग्लैंड पे पैदा होते ही अटैक। थोड़ा साफ हो लगेगा मां के दूध तय या खेल कूद करके, फिर हफ्ते 10 दिन बाद फिर एक इंजेक्शन, महीने बाद फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, इतने कति पूरा जंग नहीं लग जाएगा उसके सिर के ऊपर स्पाइनल ग्लैंड पे, इतने छोड़ देनी है। 5 साल तक उस बालक ने ऐसा बुदम बना देंगे और क्या है जोगा नहीं, पर सिर्फ उसने फिर मोबाइल चाहिएगा। फिर ना रोटी चाहिए, ना मां चाहिए, ना बाप, ना किताब, ना समाज, ना खेल, ना माटी, ना रंगर, उसने कुछ पसंद नहीं आया, फिर उन्हें सिर्फ मोबाइल चाहिएगा। बन रही कि नहीं बन रही आपके आसपास, या बन रही है? उस तक पीछा छुड़ाने का बड़ा आसान सा रास्ता है। खाने में से ग्लाइफोसेट निकाल दो, बच्चों को लगने वाली वैक्सीन से हटा दो। मैं तो सिर्फ न्यू बताऊंगा, इस तरह न्यू होगा, बाकी हटाना ना हटाना हो तो आप हटा लियो ना हटा लियो। भाई मैंने कहूंगा मेरे कहीं तो हटाना पड़ा है, आपको हटा लियो भाई, मेरे कहीं तो न हटाइयो। नंबर 2, स्पाइनल ग्लैंड पे अटैक होता है फ्लोराइड से। फ्लोराइड कहां कहां होता है? जिसको भी टुंटी का पानी मिलता है, भाई जी टुट्टी का पानी जिसके भी घर में कनेक्शन है, अगर 5 बजे पानी का कनेक्शन आता है भाई, कोई बात कोई बात को नहीं है जी। सुनो, जिसके भी घर में टुंटी का कनेक्शन है, कितने लोगों के घर में टुंटी का कनेक्शन है? मैं बताने लग रहा, जिसके टुंटी का कनेक्शन है वो टुंटी अगर 5 बजे आवा है तो टुंटी खोल कर रखो और बाल्टी को उसके नीचे रखो। जैसे ही पहले झटके का पानी आवा है, पहली बाल्टी भर दे, उसने निकाल कर रख दो, आपको सफेद बाल्टी नजर आएगी, सफेद पानी आवे कि नहीं आवे सफेद, वो फ्लोराइड है उसके अंदर। जो बोर लग रहा है जी,
इसके आगे जो टंकी रखी है जो केमिकल है वो, हाँ। इसके बारे में बताओ जी ना। हाँ, इसमें क्या है, जो जल घर है उसमें ट्यूबवेल का पानी आवे या टंकी रख रखी है तो टंकी का आवे। टंकी के और आपके कनेक्शन वाली पाइप के बीच में एक कीप लगा रखी है उन्होंने। उस कीप में बूंद बूंद पड़ के या पाउडर का हल्का हल्का एक एक पॉइंट करके वो गिरता रहा है ताकि सबके घरों में फ्लोराइड पहुंच जाए और सबकी पाइनियल ग्लैंड पे अटैक होता रहे। इसीलिए जल घर में, राजौंद के जल घर में राजौंद का आदमी काम करता नजर नहीं आएगा। राजौंद के स्कूल में राजौंद का आदमी काम नहीं करेगा। राजौंद का आदमी संत जावेगा, संत का राजौंद आवेगा, याड़े आला पुंडरी जाओगा, पुंडरी आला सिरदा आवेगा, सिरदे आला किते और जाओगा। मतलब क्योंकि अगर अपने गांव में होगा तो गांव ने सच ना बता दे, इसीलिए यो बंसीलाल ने गेम खेला था, सबको अपने अपने गांव से बाहर भेज दो, क्योंकि गांव में लिहाज हो है, गांव में अपने गांव के लोगों का नाश क्यों कर करे। कोई मानस पता लग गया पाछा है, फिर वो उसने पाउडर ना फेंक दिया करेगा और सरकार तक कह देगा गिर दिया। लेकिन बाहर का आदमी का नाश होने लग रहा तो उस आदमी ने न्यू कौन बेरा तेरा नाश करने खातर कोई और बिठा रखा, हर तो किसी और का लाग रहा कर। समझ आ गई? टूंटी का पानी, इसका इलाज क्या है? सवेरे जो पानी पीने वाला हो, आपको अगर एक घड़ा पूरे दिन का इस्तेमाल होने का है तो 2 घड़े पानी उबाल दो, इतना उबाल दो कि वो 1 घड़ा रह जाए, आधा उबल जाए पका हुआ पानी। उसके बाद उसको ठंडा होने दो और वो ठंडा पानी फिर अपना घड़े में डाल दो। वो पानी फ्लोराइड के उस एक्शन को कम करेगा, फिर भी दूसरा खत्म नहीं करेगा। दूसरा इलाज उसको कम करने का है, गाय का, देसी गाय का गोबर का जला हुई राख या हवन की जो राख है उसकी 1 चम्मच 2 चम्मच उसमें डाल दो एक घड़े में, वो क्षारीय हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगा वो। अर्जुन सिंह जी 4 पर लाग गया जो वाइट और जो चढ़ते हुआ देगा मड़ा ना, वो आपने अगर जड़ से हटवा दिया गांव वालों ने, तो आसपास फैक्ट्रियों का, टॉयलेट का, सीवरेज का पानी रिवर्स बोर करके नीचे भेजने लग रहे हैं, नीचे वाले पानी को खराब करने लग रहे हैं। ये आंदोलन इतने बड़े लेवल पे करना पड़ेगा हमको सबको। जब में आप लोग जुड़ जाओगे तो आप लोगों के लिए राजौंद में एक 3 दिन की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। 3 दिन में पूरा षड्यंत्र समझाएंगे ताकि आपको सारा समझ में आए और फिर उसका इलाज बताएंगे। और ये इलाज अगर सिर्फ राजौंद से स्टार्ट कर दिया, मान लो तोड़ तोड़ में अपन है, तो गड़बड़ हो जाएगी, उन्हें बेरा लग जाएगी, मैनेज कैसे करना है। क्यों? अगर आपके जूत पड़ेंगे तो हमने भी आना पड़ेगा, आंदोलन छोटा हो जाएगा। ये ऐसे होना पड़ेगा कि आप लोग यहां करो, जब यहां के मानस हो गए इतने इतने मेरे फफड़ाना में, इतने ही फिर करोड़े में, इतने ही गुलियाना में मानस 10-10 20-20 तैयार हो गए, बात न समझने लग गए। अब हम कलेक्टर को चिट्ठी लिखेंगे। मेरा ये 2026 तक का टारगेट है कि 2026 तक हर गांव के कम से कम 13 बच्चे, 13 क्यों लिया मैंने? जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, हर बिंदु पर काम करने वाला एक आदमी चाहिए। शिक्षा पर काम करने वाला कम से कम एक एक्सपर्ट, स्वास्थ्य पर काम करने वाला एक एक्सपर्ट, न्याय पर काम करने वाला, राजनीति पे काम करने वाला, या सिर्फ शिक्षा तक काम चल जाएगा? सारा सौदा चाहिएगा, तड़की से लेकर सांझ तक जो कुछ करा। हाँ, कपड़ा हमारे घर में बनना चाहिए। मेरा रुपया इनके पास जाओ, इनका रुपया इंदौरा जाओ, इनका इंदौरा, आपस में दे लो रुपया जितना देना। उन तक क्यों देने लाग रहे खसमो? कंपनियां तय सारे कंगाल होंदे होंदे उनका भरन लाग रहे, समझ नहीं रहे। एक गांव में तली कट के दूसरे गांव में चला जाओ तो सारे मजबूत होवेंगे। गांव में तो एक घर में तली कट के दूसरे घर में चला जाओ, मजबूत होवांगे। सारे के सारे कमा कमा के कंपनियां तो देंदे रहेंगे तो सारे नंगड़ हो जाएंगे एक दिन। तो कोई आज हो जाएगा, कोई कल ना हो जाएगा, कोई परसों ना हो जाएगा। नहीं समझे? तो ये पैसा गांव का गांव में कैसे रुके? हम एक दूसरे के पूरक कैसे बने? हम एक दूसरे को मजबूत कैसे करें? हम एक दूसरे के मतभेद खत्म कैसे करें? इसके लिए चर्चाएं बहुत लंबी चलेंगी, एक दिन का काम नहीं है ये। इसीलिए हर मुद्दे पर अलग अलग जगह अलग अलग लेवल पे मैं बोलता हूं, ताकि किसी का या सुनी हुई काम आ जाए, किसी का या सुनी हुई काम आ जाए, किसी का या हो जाए। सारी बात रिपीट करांगे तो वह भी किसी काम की नहीं। एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे तो करते रहोगे।
एक एक प्रॉब्लम के ऊपर जब चर्चा करेंगे तो कम से कम 3-3, 4-4 घंटे का समय एक एक बात पे लगा है। मैंने एक गांव में पूछा कट्ठे होकर नहीं कर सकते, वो बोले जी कट्ठे होंदे तो कौन नहीं। मैं कहा लिया कॉपी पेन लेकर बैठा, मैं बताओ कट्ठे क्यों नहीं होंदे। एक बोला जी जड़ा है, एक बोला जी देख कर राजी को नहीं, एक बोला जी पॉलिटिकल कारण है, एक बोला जी यो कारण गणे बता दिए। मैं कहा एक कारण पकड़ लेते हैं। उस दिन हम यहाँ आशीष बैठा खड़ा है, आशीष के इसके खेत में मीटिंग चल रही थी, वहां सिर्फ एक बात कि हम एक दूसरे से जलते क्यों हैं, इस बात के गांव वाला ने 42 कारण बताए, सिर्फ जलने के। गांव वाला ने मैंने नहीं बताया। मैं कही तुमने 42 कारण पता लग गए। मैं कही ये 42 के 42 अगर खत्म कर दिए जाए तो जलन खत्म हो सकती है आपस की। भाई जो कारण थे वह खत्म कर दिए, ये तो खत्म हो जाएगी जलन, वहां ही हो सके। फिर मैंने बैठ के उसके ऊपर चर्चा करी। देख इसका योग वीडियो पड़ी है, वह मैं राणा जी आपको भेज दूंगा, वह वीडियो सुनना कि जलन के कारण कैसे खत्म करें। राजनीति की वजह से अगर हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, भाई एक इस पार्टी की राजनीति करे, एक इस पार्टी की राजनीति करे, उसके ऊपर एक पूरी की पूरी 3 घंटे की वीडियो है, वह सुनिए और राजनीति के कारण खत्म हो जाएंगे। मतलब एक एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करांगे आप वहां बैठ के। एक दिन किसी दिन जब आपकी अगली 3 दिन की ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर यहां राजौंद की चौपाल में बैठ के चर्चा करेंगे जो कर गांव कराया करे, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, सारे गांव में दिखाओगे याद है कि ये न्यू समस्या का समाधान है, न्यू अंदाजा होगा। बाहर का आदमी नहीं करेगा, बस ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए आऊंगा दिखाने खातर कि देखो भाई एक प्रॉब्लम न्यू कर दी, बाकी आप चालू हो जाओ। जहां दिक्कत आवे फिर मारता बात कर लो कि हमारा तजुर्बा होगा हम पूछेंगे, नहीं होगा जिसका तजुर्बा होगा उन्हें पूछ कर बताओगे। भाई ना तो हम सर्वज्ञानी ना आप सर्वज्ञानी। समस्या का आधा समाधान आप दो, आधा मार दो, दोनों इकट्ठे होंगे पूरा हो जाएगा। 10 दो रहा हो 10 ना इकट्ठे कर लेंगे पूरा हो जाएगा। 50 दो रहा हो तो 50 इकट्ठे कर देंगे पूरा हो जाएगा। वो जितनी समस्या है, जितने उसके हिस्से हैं, सारे हिस्से खत्म करने पड़ेंगे। अगर गांव में एक भी नशेड़ी बालक बच गया तो अगला गाहक आपका बच्चा हो सकता है उसका। डॉक्टर साहब एक इसके इंजेक्शन के बारे में बताया तो ये है ना, इसके बारे में एचपीवी वैक्सीन के अंदर क्या है इसकी लिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, रवि भाई के पास कर दूंगा, राणा जी के पास कर दूंगा। ये आप सब लोगों को बता देंगे कि भाई ये तो इसके अंदर आइटम है। कल ना एसएमओ के पास जाओगे, मैं राजस्थान से आया हूं सिद्धाना, इसकी वजह से वह किताब में सारी राजस्थान दी आया। वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट नाम की अपनी एक किताब है, अपने पास किसी के पास पड़ी नहीं के नहीं है, मैं भिजवाऊंगा चाहे क्यों भिजवाऊं। वह अर्जय कोई न्यून जानता हो फपड़ाने था तो मेरे गांव में ठा लो, मेरे घर था। हाँ जाकर लिया आइयो, मेरी बात करा दियो, मेरी मम्मी पापा था। कैथल कहाँ, वो तो वहां आता हूँ ना। हाँ कैथल रखी है, अरे गरा रखी है, एक पेटी रखी है, तो उसमें 10-20 ले आइयो बेशक, कोई दिक्कत को नहीं, मैं करा दूंगा बात। तो वो किताब जो है वह उस किताब में इस वैक्सीन के इंग्रेडिएंट भी सारे लिखे हुए हैं, इस वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट है वो भी लिखे हुए हैं, एचपीवी वैक्सीन से कितनी लड़कियों को क्या नुकसान हुआ वो भी लिखा हुआ है। एसएमओ ने जाकर बस वो पेज नंबर 87 और पेज नंबर 22 उसके मुंह पर मार दियो ना, कोई ना गलत साबित कर दे वैक्सीन ला दे, और जैया गलत साबित नहीं कर सकती तो वैक्सीन नहीं लगेगी, चाहे तो कितना हंगा ला ले। जो राजौंद के एसएमओ है जी हमारे, हाँ संदीप नाम है उनका, तो उन्होंने राकेश राणा जी को मतलब वीडियो देख ली, हाँ डाली थी, हाँ, तो किसी ने उसके पास इंफॉर्मेशन भेजी, इंफॉर्मेशन भेज का तो फोन आया, तो क्या बात हुई जी भाई यहाँ के बताओ। बस ले लो मन तो गोज मंगा लो बस। हाँ वो ला दे, माइक ला दे, मैं दूसरे चलते रहो। जैसा कि कई दिन से हमारा एचपीवी को लेके पूरा प्रचार प्रसार में लगे हैं हम कि एचपीवी जो वैक्सीन है वायरस को लेके हमने कई वीडियो और राजौंद के यशस्वी वो अपने मिलेंगे कह रहा था वो उनसे ये बात रखी कि जो ये एचपीवी की वायरस बढ़ाई है वैक्सीन, ये हमारी बेटियों को बाल बनाने का कहीं ना कहीं एक उद्दत है।
वैसे तो हम साइंस के बारे में, मेडिकल के बारे में कुछ जानते नहीं है। जब हम जानते नहीं है, लेकिन हमने अनुसरण किया हमारे भाई देवेंद्र बल्हारा जी का, इनकी वीडियो को देखा और जिस प्रकार से बेबाकी से सरकार के सामने अपनी बात रखने का साहस और सच्चाई देश की सामने लाने का काम देवेंद्र बल्हारा जी और डॉक्टर विश्वरूप जी उनकी भी वीडियो खूब देखी। ये दो ही चेहरे हैं जो प्रमुख है। वैसे तो हमारे जैसे इनको देख देख के उसका प्रचार प्रसार में जरूर लगे हैं। जो टेक्निकल और मेडिकली बातें ये रख रहे हैं तो वो सारे देश में आगे उसका प्रचार प्रसार खूब हुआ। उसी को देख के हमने भी यहाँ जागृति लाने का काम किया। कई मीटिंग हमारी इससे बड़ी बड़ी यहाँ हुई है और उसको देख के डॉक्टर जो हमारे SMO राज उनका कल शाम को मेरे पास फ़ोन आता है, राणा साहब कहाँ पे हो? मैं कहा जी घर पे हूँ। कोई बाहर तो नहीं शादी शुद्धि में? ना जी मैं घर पे हूँ। तो कल को भी मैं गाँव में ही हूँ, तो मैंने मिलना है आपसे। मैं कहा जी बताओ, कोई बात नहीं, आप जिस टाइम आओ मेरे से बात कर लियो। तो आज उनका फ़ोन आता है, भाई राणा साहब अगर आप तो आ सकते हो हॉस्पिटल में तो मैं बैठा हूँ, और अन्यथा आप नहीं आ सकते तो मैं घर पे आऊँ आपके। क्यों आता रहता है, मेरा साथी भी है वो। तो मैं बोला जी आप तो ड्यूटी पे हैं, मैं ही आ जाता हूँ वहाँ। तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। बल्हारा साहब वो स्पेशल नीचे जहाँ प्रैक्टिस है, उनका ड्यूटी है, ऊपर का बड़ा ऑफिस है, उसमें मैं वो बैठ जाते हैं। एक आधा और भी बिठा रखा था। तो कहते हैं राणा साहब आप क्यों इन बच्चियों के पीछे पड़ गए? मगर बच्चियों के पीछे पड़ गए मतलब? बोला मतलब ये है कि आप इनके बारे में कोई आप पे कोई है कोई टेक्निकली मेडिकली? मगर नहीं जी हमारे, मैं तो मेडिकल पढ़ी भी नहीं हमने तो, लेकिन हम रीच तो कर सके भाई। ना अब आपका जवाब क्या होगा मैं बताऊं। रीस नहीं करनी, मार पे इस बात का डाटा है कि इस वैक्सीन से नुकसान हुआ है। आप ये बोल देना कि किताब पचा देंगे, चिंता ना करो। पहली बात तो डाटा है। नंबर 2, किसी की कई बात नहीं माननी। तुम ये कह रहे हो ना कि वैक्सीन से बच्चियां बचेंगी। पूरे देश दुनिया में कोई एक सबूत, कोई एक रिसर्च लेकर के आओ जिसमें यह साबित हुआ है कि HPV वैक्सीन के बाद कैंसर रुका है। वो तो उसकी जिम्मेदारी है ना वह साबित करने की। तो जो कहने लग रहा WHO ने कह दिया, WHO किसका बनाया हुआ है? चलो इस पर भी कर ली बात, अब होगी थी बात। ना जी करो बात नहीं। हाँ। तो मैंने कहा अभी हम तो उनकी रीस कर रहे हैं और उनकी जो बातें हैं ना जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बोला किसकी? हमारे बल्हारा जी हैं, देवेंद्र बल्हारा जी, डॉक्टर विश्वरूप जी है, वो खुला कह रहे हैं अगर ये इतनी पवित्र वैक्सीन है, अगर इतनी सार्थक वैक्सीन है तो उनको पकड़ के अंदर डाल दो ना। हाँ। हजारों लाखों करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है ये, और वो पलीता लगा रहे हैं और उनकी बातों का असर देश के कोने कोने में पहुंच रहा। उनकी वजह से हम अगर पकड़े जाएंगे, पहला बल्हारा पकड़ा जाएगा, विश्वरूप, फिर हमारे वर्ग प्रचारक हमने पकड़ के अंदर घेर दियो, फिर तो घेरोगे। वो मेडिकल के बारे में जानकारी है, नॉलेज है। बोला वो तो डिग्री होल्डर नहीं है, मगर सब कुछ डिग्री होल्डर नहीं होता। प्रैक्टिस और ज्ञान और नॉलेज सब कुछ सारी चीज़ है। तो ये बात चली हो। बोला भाई मैंने उस पर भी बताया, बल्हारा साहब ने जब कोरोना वैक्सीन कोविड के चली ना, उससे पहले ही कह दिया था भाई इसको लगवाना नहीं है। गांव गांव फिरे हैं, एक गांव फिरे हैं और नहीं माननी। वो जमाना ऐसा था, डर कर उसका माहौल बना दिया गया, तो नहीं माननी। लेकिन आज जो बल्हारा साहब ने पहले कहा था, आज वो ग्राउंड पे ओपन हो रहा है। जिम करते करते मर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मर रहे हैं, नाचते नाचते मर रहे हैं, योगा करते करते मर रहे हैं। ये सारी बातें बल्हारा साहब ने पहले कह दी थी। अब इस करके उन पर बहुत ज्यादा फेथ है, हमारा भी फेथ है। और अब हम ये क्राइम जो सरकार करने जा रही है बिल गेट्स के द्वारा, बोले ये तो अमेरिका की वैक्सीन है। मगर यही तो विरोध का कारण है भैया, अमेरिका की वैक्सीन है और ये बिल गेट्स की वैक्सीन है। 2009 में भी इन्हें लगाई, 24,000 बेटियों को वैक्सीन लगाई, 11,000 बेटियों के गर्भाशय निकालने पड़े। ये भी सारा ऑन ट्रैक है, कोई ये वैसे मुंह से बोल रही बात नहीं है। तो मरी तो मैंने बोला ना भाई, मैं आप मेरे दोस्त हैं, मेरे पे ऊपर तो प्रेशर आ रहा। राणा जी आप एक मैं थोड़ी सी क्लिप बनाता हूँ आपकी,
और आप अपील कर दो भाई ऐसा कुछ नहीं। मैं कहा, अच्छा वाह जी वाह। ये मैं बोलूंगा जी, मैंने तो बिना ही उसके कह दिया पहले कितने में भी क्या मैं बोलूंगा जी ये बात। एक मिनट पहले मेरी बात पूरी होगी। हाँ जी, हाँ तो मैं कहा मैं एक बात कह सकता हूँ, अगर आप आने के लिए तैयार है, बलारा जी का प्रोग्राम है शाम का, आप वहां आओ, वहां दोनों डिबेट करो, ऑडी कर लो डिबेट। हाँ। वो अपने पक्ष रखे, आप अपने, जो सुनने वाले लोग हैं सैकड़ों की संख्या वहां लोग आवेंगे, हाँ जी। तो वे सारा अपने आप निष्कर्ष निकाल लेंगे भाई मैं क्या क्या तथ्य है, किस इनके बलारा किसके साहब के क्या पास है क्या। तो बोला मैं तैयार हूँ और उनको बुलाओ। और मैं बोला ऐसे नहीं, मैं परमिशन लूंगा बलारा साहब से, अगर वो कहते, क्योंकि प्रोग्राम भी डिस्टर्ब हो सकता है भाई, आप अपना वहाँ हमारे पक्ष के लोग ज्यादा हैं जिनके दिमाग में या वैक्सीन खतरनाक है, आपके साथ वोटिंगबाजी भी हो सके, कुछ भी कर सके जनता, क्योंकि आपके खिलाफ माहौल अब बन रहा है। हाँ। तो मैं नहीं चाहता है कि बलारा से मैंने फोन मिलाया आपका, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। हाँ, कल परमजीत के नाम से एक आपका फोन आया था, तो उसमें मेरा रिसीव नहीं हुआ। चलो तो मैं चाहूँ भी नहीं था भाई आपने सामने, अगर डिबेट करनी है मक्की ऑफिस में बैठे कर लो, कहीं और पता लग ओपन जाएगा। में ही कर लेंगे ओपन में, थोड़ा पब्लिक में। मैं बताता तो ये हूँ। बात ही मैं उसको इनकार करा भाई, ना मेरा बैक गियर नहीं है, अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ इस मिशन को लेकर। मैं इसको, अगर बलारा साहब हमारे को आदेश करेंगे तो अगले कार्रवाई उनकी, मेरी नहीं है। ये मैं बोलना चाहूंगा जी इस बारे में। डॉक्टर जो SMO संदीप है, उन्हें वहां तक नॉलेज है, वे वहां तक पहुंचे को नहीं है। आपका नाम मैं मोबाइल का काम करे करता 2011 के इंजीनियर हूँ मैं, माना एप्पल के फोन ठीक करने आते हैं, लेकिन आपने वो नहीं आते क्योंकि आपने नॉलेज कौन ली। जब SMO साहब ने के मेरे ऊपर तो दवाई आई, पर्ची बनाई और भेज दी। बुखार की गोली का सब ना पता आज के टाइम में, स्टोर में गए बुखार की गोली दे, पैरासीटामोल दे, वह दे और अपने गोली ले ली। अपना नॉलेज है कि भी पैरासीटामोल है बुखार की, लेकिन डॉक्टर ने ऊपर का आदेश आया, जिस तरह अंकल ने बोला भी ऊपर का आदेश आया है, आदेश उन्हें मान लिया। लेकिन जिस टाइम कोरोना आया था, उन्हें उस टाइम भी आदेश माने, उन्हें कोरोना लाया, लेकिन जिन का इन्फेक्शन होया होगा, क्या डॉक्टर SMO ने रिसर्च करी थी कि भाई मरेंगे, ये बच जाएंगे, क्या वो HPV वैक्सीन जो लगेगी, क्या उसके वो लिख के दे सकता है डॉक्टर कि आपकी बच्ची बांझ नहीं पड़ पाएगी? दे सकता है जी कोई वो लिख के? कोई भी है। आप जब मैं कल ना जार दूं, आप तो बोले ले दवाई है और कल बालक मर गया, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैंने कल आप टेस्ट कराओगे भाई इसने क्या दिया था, तो उसमें रिसर्च में तो आएगा भाई हाँ इसने जार दिया था, इस डॉक्टर ने जार दिया था जदी मरिया हुआ। लेकिन ये क्या बेड़ चाल, डॉक्टर के अपनी तनख्वाह का मतलब है, लेकिन उसने अपने छोरे को टीका नहीं लगा रखा आज तक, उन्हें आज तक वैक्सीन नहीं लगा रखी। क्या आपको देखा मौके पर मोदी ने टीका लवाया, मोदी ने कभी दिखाया भैया वैक्सीन असली है? सिर्फ वीडियो में दिखाया है, लेकिन कभी प्रमाण में तो कौन दिखाया? चलो किसी बात तो सारी है जी। मैं इसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। जी जी बोलिए। जो ये डॉक्टर्स हैं, जितने भी डॉक्टर आज तक आपने देखे हैं, MBBS करे हुए, MD करे हुए, ये सारे डॉक्टर सिलेबस पढ़ते हैं WHO का। WHO बनाया था फ्लेक्सनर रिपोर्ट के आधार पर 1938 में। फ्लेक्सनर रिपोर्ट आई थी 1911 में, फ्लेक्सनर कमीशन ने दी थी। फ्लेक्सनर कमीशन बना था 1908 में, और उसको फंडिंग दी थी रॉकफेलर फाउंडेशन ने। किसने दी थी? रॉकफेलर फाउंडेशन। जो आपके खेत में ग्लाइफोसेट डाला जाता है, यूरिया, DAP और इन सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड में, ये सारे के सारे फर्टिलाइजर कंपनियों की टेक्निक किसकी है? रॉकफेलर फाउंडेशन की। और हरित क्रांति की रिकमेंडेशन किसने दी थी? रॉकफेलर फाउंडेशन ने। जो आपके बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर सिलेबस पढ़ाया जाता है, इसकी फंडिंग और रिकमेंडेशन किसकी है? रॉकफेलर फाउंडेशन की। दुनिया के 70% तेल के कुओं के ऊपर अधिकार किसका है? रॉकफेलर फाउंडेशन का। आपकी गाड़ी का, पंखे का, लाइट का, पावर हाउस का, पानी को कपड़े धोने की मशीन का, मोटरसाइकिल का, कार का, रेल बनाने का, जहाज बनाने का, और मोबाइल का, और जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, सारी टेक्नोलॉजी पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कब्जा किसका है?
रॉकफेलर फाउंडेशन का। फार्मा कंपनियों को पैसा, फार्मा बड़ी कंपनियां किसकी हैं? रॉकफेलर फाउंडेशन की। सिलेबस भी उसका, जिससे बीमार हुआ वो सौदा भी उसका, और जिससे ठीक होने का नाम ले वो सौदा भी उसका, और उसकी टेस्ट करवाने खातर लैब में जावा वो सारा सौदा भी उसका। आपका भारत की सरकार का, केंद्र की सरकार का, हरियाणा की सरकार का एक भी सौदा को नहीं। आधार कार्ड डायरेक्टली नंदन नीलकेणी का, नंदन नीलकेणी की प्रॉपर्टी में किसकी बैटिंग, किसकी सेटिंग? ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक किसका? रॉकफेलर का। जॉन डीरे ट्रैक्टर बिल गेट्स का, बिल गेट्स की कंपनी में किसकी इन्वेस्टमेंट्स? रॉकफेलर की। एप्पल किसका? स्टीव जॉब्स का, स्टीव जॉब्स की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसकी? ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक किसका? रॉकफेलर का। ट्रैक्टर ले, ड्रोन ले, कैमरा ले, मोबाइल ले, गाड़ी चलाओ, अगर मैं कुछ भी चलाओ बिजली का, सारा पैसा रॉकफेलर को देने लग रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बीमार हो जाओ तो भी। होंडा सिटी जिसकी है, समझ रहे हो बात? वो आने देंगे नॉलेज बाहर? बताइयो जी, वो नॉलेज नहीं आने देंगे बाहर। लेकिन ये रिसर्च है, डेटा है जो उस किताब में है, जो मैं राणा जी बता रहा हूं, आप मंगवा लियो। मैंने दो बताए अब तक। एक आपकी पाइनियल ग्लैंड पर अटैक, पहला नंबर ग्लाइफोसेट, दूसरा फ्लोराइड। तीसरी चीज इसके ऊपर अटैक करती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का टब, एल्यूमिनियम की बाल्टी, एल्यूमिनियम का मग्गा, एल्यूमिनियम का दरवाजा, एल्यूमिनियम का बर्तन, एल्यूमिनियम का डोंगा, एल्यूमिनियम के यहां कप में चा पियो, बाहर बैठ कर उसमें डोंगे में चा बनाए। जितना एल्यूमिनियम का आइटम घर में है उसको टच करते हो तो वो स्किन का लगता है। स्किन की खासियत यह है कि जो खाल पे लाग जाएगा वो पी लेगी। जो कर तेल ला लिया, पी लिया करे, खाल खाया करे। जो सी चीज मुंह तक पीण में दिक्कत आंदी हो उसने आपा स्किन पे लगा लिया करा। जो कर आजकल के मौसम में, जो फाग में, आजकल तो यह रंग आ गए, पानी आ गया या बकवास सौदा आ गया। पहले आपने देखा होगा अपनी होली रेत की और गोबर की होया करती। गाड़ा में पड़ा गोबर लाया करते आप एक दूसरे का, क्योंकि यह मौसम एलर्जी का मौसम है और गाय का गोबर शरीर के लिए, एलर्जी के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो पुरखों ने ये जो त्योहार बनाया था फागुन का, ये क्योंकि गोबर खा तो सकते नहीं, उसमें तो रिवाज नहीं गोबर खाने का, तो स्किन पे सारे को रगड़ा कर दे, सब का रगड़ा कर दे, टोटो का रगड़ा कर दे, ताकि वो बॉडी में, पूरी बॉडी में जाए और एलर्जी ना हो। इब देखियो, इब एलर्जी होगी जिन्हें जिन्हें गोबर नहीं लगाया, ला लोगे ठीक हो जाएगा। बलारा साहब, एक बार यो ग्लाइफोसेट का इंग्लिश कारण तो बताओ। नाम ही ग्लाइफोसेट है। इब क्वारंटाइन का, लॉकडाउन का क्या है इसमें, क्या है? ग्लाइफोसेट आइटम है, जो कर फ्लोराइड आइटम है, एल्यूमिनियम आइटम है, लो आइटम है, वैसे ही ग्लाइफोसेट है। तीन चीज होगी। अपना एक साथी है सुभाष चंद्र, वो क्या करते हैं, तो उसकी गाड़ी वगैरह ट्रांसफर है, पुलिस प्रशासन और सारे बैंक कहाँ है? तो कैथल में है। हाँ। और विजेंद्र तो उसका मैसेज आया, विजेंद्र और जुलाना काम है। हाँ। वो नु कहा आप भी अपना प्लान बना लो और वो गाड़ी किसी भी हाल में मतलब ठान दे। विजेंद्र विजेंद्र कर लेगा वो अपने आप को, टेंशन नहीं। और एलईडी या नुकसान कराया जो तीन चीज ये होगी। चौथी चीज जो ग्लाइफोसेट के ऊपर अटैक होती है, सफेद लाइट। सफेद लाइट जहां से भी निकल रही है, गाड़ी की हेडलाइट तय, मोटरसाइकिल की हेडलाइट तय, घर में सफेद ट्यूब है या एलईडी लाग रही है, या घर की एलईडी है या फोन की एलईडी है, ये सारी ग्लाइफोसेट पर अटैक है। हाँ हाँ, इसमें एलईडी में अगर येलो आवे वो भी नुकसान करे है। सोल्यूशन है मोमबत्ती या येलो वाला बल्ब, वो 10 रुपए वाला जो पहले वाला बल्ब है, वो 0 वाट मैक्सिमम 40 वाट बस। और मैं आपको बता रहा हूं, आदमी की जो आंख है वो ज्यादा रोशनी के लिए नहीं बनी है। आपको गलत बताया गया कि कम रोशनी में पड़ने से चश्मा लगता है। असल में खराब खाने से चश्मा लगता है, आंख दिमाग के ऊपर अटैक होने से चश्मा लगता है, रोशनी ज्यादा होने से चश्मा लगता है, कम होने से आंख ठीक रहती है। हमारी आंख ज्यादा रोशनी के लिए नहीं बनी है, हमारी आंख कम रोशनी के लिए बनी है। और घर में 0 वाट का बल्ब, मेरे कमरे में ना, मेरे रूम में 0 वाट का बल्ब है,
पढ़ने के लिए मुझे वो ज्यादा लगता है। कई बार मैं उन्हें कहा यार बंद कर यार, ज्यादा लाइट है इसकी, 0 वाट की भी ज्यादा लाइट लगने लग जाएगी आपको। बड़ा ही कमरा होगा बहुत ज्यादा तो 40 वाट का बल्ब मोर देन सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। इससे ज्यादा लाइट अगर इस्तेमाल करोगे बच्चों की आंखें खराब होंगी, दिमाग भी खराब होगा। वो व्हाइट लाइट जहां से बच सकते हो, सूरज की रोशनी येलो है, पीली है, ठीक है। ग्लाइफोसेट 4 हो गए। 5वीं चीज है जो इसके ऊपर अटैक करती है, वो है आर्टिफिशियल स्मेल, आर्टिफिशियल ऑडर। जहां भी कुदरती खुशबू नहीं है, गंध, पाउडर में, लिपस्टिक में, तेल में, साबुन में, फेस वॉश में, हैंड वॉश में, टूथपेस्ट में, जिस भी चीज में तक खुशबू आ रही है या वो फुस करा कर उसमें, या सेंट में, इत्र में भी। इत्र भी कुदरती कहां आ रहे हैं, सिंथेटिक है सारा। सिंथेटिक खुशबू जहां से आ रही है वो सारी यहां अटैक करती है सीधी डायरेक्ट। आप देखना शुद्ध खाना खाने वाले आदमी के आसपास से अगर वो छिड़का हुआ आदमी निकल जाता है, केला रहा है कबाड़, उसके मुंह से ऐसे निकलता है सबसे पहले। जो नशे में है उनने खुशबू आवा है और जो जाग रहे हैं उनने बदबू आवा है उसमें। तो ये फर्क है। नशेड़ी आदमी ने तो नाली में भी नहीं कहेगा क्या है, गंगा जल है उसने पता ही नहीं बेचारे ने क्या चीज आ रही, क्या सौदा। इब देख लो कितना का गर्म है सौदा, कितने न कितने कहीं ना कहीं अटैक होने लग रहा है। छठी चीज इसमें जो अटैक करती है पाइनियल ग्लैंड पे, वो है 5G का रेडिएशन और वाईफाई की सिग्नल। 5G के मोबाइल जेब में दे रखे हैं। बचने का बड़ा आसान रास्ता है, फोन चाहिए तो लैंडलाइन लगवा लो, और एक अति चाहिए तो छोटे वाले फोन रख लो। इंटरनेट के लिए पूरे गांव की सामूहिक लैब बना लो, जब बच्चे बचाने हो तो। अपने घर में तो ये स्क्रीन वाले LED फेंकने पड़ेंगे। आज फेंक लो, साल पीछे फेंक लियो, कति नाश होए पाछा फेंक लियो, मर्जी थारी। LED स्क्रीन कोई भी है, LED जो घर में लगा हुआ भी, उसका भी सेम काम है। टीवी का भी केस। इसमें शरीर के साथ देखो, मैं जो 3 दिन की ट्रेनिंग इसलिए ली जाती है ताकि 3 दिन के बाद आपका दिमाग खुलना चालू हो जाए। आज तो बीज डाल रहा हूं बात में, दिमाग में बात का। मैं 2 बात और कह दूंगा बस, एक फाइनली। हमारा शरीर बीमार होता है अगर बैलेंस खराब हो जाए उससे। बैलेंस जो बनाने का काम है वो हार्मोन्स करते हैं। जो आजकल लेस्बियन और गे आने लग रहे हैं ना, जो लड़का लड़के तक करने लग रहा है, लड़की लड़की तक शादी करे, वो हार्मोन इनबैलेंस है। लेडीज को मुंह छान लगी, दाढ़ी आने लगी, हार्मोन का बैलेंस है। आदमी चिड़चिड़ा हो गया है, हाजमा खराब हो गया है, मन नहीं लगता है, जी मचलता है, घबरा गया है, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से है। हार्मोन नहीं आएगा तो वो क्या कहते हैं उसे, वाह, शुगर के लिए कौन सी इंजेक्शन लगा कर, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो शुगर बढ़ जाएगी। हार्मोन का खेल है सारा, और उन हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है पाइनियल ग्लैंड। पढ़ने वाले बालक को यार रिसर्च कर लियो, पाइनियल ग्लैंड का काम क्या है। पाइनियल ग्लैंड के 2 काम है, एक मेलाटोनिन बनाने का, एक सेरोटोनिन बनाने का। ये नाम ही है, ये तो याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई चक्कर नहीं। ये भाई इनका नाम राकेश है, अब कोई राकेश ना बोलना और राकेश बोलेगा तो फिर राकेश बोलेगा अपन राकेश बोलना हो जाता, हमारे लिए इजी है। उन अंग्रेजा ने कहोगे राकेश खा राकेश तो वो इसलिए ये नाम है मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। मेलाटोनिन रात को बनता है अंधेरे में, सेरोटोनिन दिन में बनता है उजाले में। अगर दिन छिपने के बाद आंखों को रोशनी मिलती रहेगी, मेलाटोनिन नहीं बनेगा, डिप्रेशन में जाओगे ही जाओगे। इसलिए बिजली आपके फायदे का सौदा नहीं है। लाइट जहां आंखों में पड़ रही है, दिन छिपने के बाद मेलाटोनिन को रोक रही है, और 11 बजे के बाद 1 बजे तक मेलाटोनिन की स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रांग होती है बॉडी के अंदर। और उस टाइम पर, उससे 2 घंटे पहले स्क्रीन कम से कम बिल्कुल छोड़ देनी है। लाइट आसपास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। आप अगर सो तो घर में सो जाओ। कभी देखना, चांदनी रात हो या अंधेरी रात हो, 12 बजे तारे भी छिप जाते हैं। ध्यान देना,
11:30 बजे तक तारे रहेंगे, 12 बजे तारे गायब हो जाएंगे, दोबारा से 2 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद चालू होंगे। कुदरत इतना क्लासिक अरेंजमेंट है कि तारे की भी रोशनी आंखों पे ना पड़े अगर बंदा बाहर सो रहा है तो। मेलाटोनिन नहीं बनेगा, नहीं तो पता ही नहीं किसी को। दिन में रोशनी में सेरोटोनिन बनेगा। अगर गलती से बंदा दिन में सो जाएगा तो दिन में मेलाटोनिन बनना चालू हो जाएगा। दिन में मेलाटोनिन बने और सेरोटोनिन ना बने तो भी हार्मोन गड़बड़ होएगा। और रात को मेलाटोनिन ना बने और सेरोटोनिन बने, यानी रात को जागेगा तो सेरोटोनिन बनना चालू हो जाएगा रोशनी में। तो रात को सेरोटोनिन यानी रात को जागेंगे तो उल्टे हार्मोन हो जाएंगे, तो आदमी गे बन जाएगा। लड़कियां लड़कियां पसंद करने लग जाएंगे, लड़के लड़कों को पसंद करने लग जाएंगे। देख लो आपके समाज में ना हो रहा हो तो बताओ। ये पता है उनको जो रिसर्च करने लग रहे हैं, और ये पता होते हुए 9 बजे के बाद ही प्राइम टाइम आएगा। 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद इंटरनेट फास्ट आएगा और आपका सारा काम इंटरनेट पे होगा और आप स्क्रीन के आगे बैठे रहेंगे। और जो आदमी स्क्रीन के आगे बैठे रहेगा उसे नींद आएगी ही नहीं। जिसको आएगी नहीं वो फिर खोल के कोई ना कोई मूवी चला लेगा, और जब वो मोर खोल के मूवी चला लेगा तो मेलाटोनिन बनना बंद हो जाएगा। मेलाटोनिन बनना बंद, बंदा बीमारी के लिए तैयार। कैंसर, बीपी, शुगर सब इसी हार्मोनल बैलेंस के खराब होने का रीजन है, रिजल्ट है। पता ही नहीं, कोई डॉक्टर बताएगा नहीं ना। डॉक्टर तो बता दे दुकानदारी बंद हो जाएगी। 2 करोड़ रुपए में MBBS की डिग्री हो गई यार, है बीमार नहीं होगे तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो जिसकी डिग्री पैसों में हो रही है वो तो रोज तड़की लक्ष्मी आगे न्यू करेगा, ओम जय जगदीश हरे, सारा राजोंद किडनी फेल हो जाए, सबके हार्ट अटैक हो जाए, सब बीमार पड़ते रहे तो ही तो घर चलेगा जी। उनकी प्रार्थनाओं में आप बीमार होने चाहिए। वकील चाहेगा घरों में झगड़े हों, तलाक के केस ज्यादा से ज्यादा हों, भाई भाई के ऊपर भरोसा ना करे, अधिक से अधिक मुकदमे हो। कैसे चाहेगा वो कि दुकानदारी बंद हो जाए उसकी भाई, है? इसलिए जिसकी दुकानदारी समाज को तोड़ने में चलती है वो दुकानदारियां बंद करनी पड़ेंगी। जिनकी दुकानदारियां आपके बीमार होने से चलती हैं वो बंद करनी पड़ेंगी। जिनकी दुकानदारियां आपका परिवार टूटने से हैं वो बंद करनी पड़ेंगी। और वो बंद करने का फैसला आप अकेले नहीं ले सकते, आपकी पत्नी उसमें शामिल हो, पिता हो, माँ हो, सब शामिल हो। बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम राजौंद के राजौंद में हो सकता है। जितना पैसा आज पढ़ाई पे खर्च कर रहे हो इसके चौथे हिस्से में इससे बढ़िया पढ़ाई, रोजगार की गारंटी वाली पढ़ाई हो सकती है। जितना पैदावार आज खर्चा करके किसान कर रहा है इससे आधे से भी कम खर्चे में इससे ज्यादा पैदावार ले सकता है। जितना बीमारियों का खर्चा है ये बीमारियों का खर्चा खत्म हो सकता है, पर खत्म करने के लिए अक्ल चाहिए। अक्ल मानस की चाहिए। मानस पहले बात करेगा, समझेगा, जब भी तो बात बनेगी। मैं तो राजंद में आके किसी खातर काम ना करूं भाई, मैं ठेकेदार नहीं हूं। ना हमने आपकी वोट चाहिए, ना आपका दान का पैसा चाहिए, ना आपकी सपोर्ट चाहिए। हमारे पास तो एक सौदा ही न ले लो, कल मानने किसी चीज की जरूरत आप तब पड़ेगी, सपोर्ट की, बोलने की, इलाज हम चिल्लावांगे, उसके बदले वह भी नहीं चाहिए दी। आज जो मैं आया हूं ना आपसे रिक्वेस्ट है, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए आप तक। जब को आवाज लगावांगे भीतरता आवाज आवे तो सपोर्ट करियो, नहीं तो बेशक ना करियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई गुस्सा नहीं। ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपकी यहां राजन ठीक हुए बिना मेरा फफड़ाना ठीक नहीं हो सकता। मुझे मेरे गांव के लिए, मुझे मेरे बच्चे के लिए यह करना पड़ रहा है। आपको भी इसलिए करना है क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए करना है। इसके बदले अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनता सरकार मोर्चा से मत जुड़ना। हमारे साथ जुड़ के मुकदमे मिलेंगे, लठ मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी। ठीक है ना। हमारे यहाँ तो ये तो जैसे बहुत रेयर में ऐसा होता है कि जो माड़ा पहनने वाला कल्चर भी हमने खत्म कर रखा, दिखाने वाला कोई कल्चर नहीं भाई। असल बात कर लो यार, एक बार दिखाने दुखून वाले तो चौचले बाद में हो जाएंगे खूब। पहले कुछ कर तो ले वहां भाई। बलारा जी आपका सम्मान, अरे आपके शब्दों में सम्मान, शब्दों से ऊपर सम्मान हो ही नहीं सकता। आंखों का सम्मान होता है यार, इससे ऊपर कोई सम्मान ही नहीं है। इसलिए हम अपने साथियों को बोलते हैं जब गांव प्रोग्राम होता है, मगर कोई माड़ा का प्रोग्राम नहीं, सीधे आ जाएंगे आप, कोई टेंशन नहीं, ढोल ढाल बजाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो नौटंकी करनी हमने क्या अंधी नहीं। 2-4 काले काले लत्ते पहरे हुए आ जाए,
पहले से वीडियो बनाते हुए आए, भाई साहब का स्वागत करें हैं। हमने क्या अंदा नहीं करना यो, तो थोड़ा टोर सा बनाना हमने भी आवा है भाई। 10-20 मानस तो 24 घंटे तैयार रहो हमारी गल चलन है। मैं जान के कहा गुरु चरण दे भाई है, इसलिए क्योंकि पहले कुछ कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ना ये सब बातें तो। और समाज अपने आप जो जिस सम्मान के लायक हो, जो जिस बेइज्जती के लायक हो, आपको कर दिया करा है अपने आप। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा, है ना जी, ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितनी टीम है आसपास की, हम 23 के बाद एक राजौंद में कार्यक्रम कर लेंगे। 23 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में पेरेंटिंग के ऊपर सेमिनार है, बच्चों पे से रिलेटेड। तो आप विद फैमिली 2-4 बस तो आप यहाँ से आराम से करके ले आ सको दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में। सुबह 10 बजे चालू हो जाएगा और इस पूरे हरियाणा के सिस्टम को बदलने की शुरुआत का वहाँ से हम लोग आगाज करेंगे। उसके बाद हमको वहाँ से बताना है कि हम क्या करने वाले हैं और रियलिटी में हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। और क्योंकि रीज़न क्या है, जब वहाँ हज़ारों लोग होंगे और एक साथ वो प्रण लेंगे और एक साथ वो इस लड़ाई की आगाज शुरुआत करेंगे कि ये हम सब अपने अपने एरिया में जाके करेंगे, तो वो वाइब्रेशंस अपना काम करेंगी, परमात्मा आशीर्वाद देगा और अपना इस दिशा में काम कर पाएंगे। ये बुद्धि खुलेगी। ये बुद्धि खुलती है ऐसे लोगों की संगत से। हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े स्मार्ट होया करते, वो क्या करते, सत्संग करया करें, और इन मोढ़े वाला सत्संग नहीं, आरामिया ने सारा का इंजेक्शन लगा दिए। दादा स्वामी वाला भी ठकुआ गया, राम रहीम वाला भी ठकुआ गया है। जितने सत्संगी थे हैं कि किस किस का नाम ले खाम खाई प्रचार करा, जितने मोटे थे सब ने अपने चला के सब ने वैक्सीन लगवाई। ये तो काहे का गुरु है भाई, तेरे को मालूम नहीं नाश होने लग रहा, मालूम है तो आराम खोर है, वो गुरु नहीं हो सकता। और मालूम नहीं तो फिर काहे का गुरु है। रिसर्च करके पब्लिक ने बताने का तो काम है तेरा, तेरे ऊपर अंधा विश्वास करने लग रहे, तू बिना रिसर्च के कुछ भी कह देगा लगवाओ। अरे पहले रिसर्च कर लेंदा। हाँ एक और नया बाप बाहर है, वो अपने फोटो आपको लुआया जावे, अपने आप पे नहीं सम्मान दिया जावे, अपने आप को तत्वदर्शी बढ़ा रहा है, नया भगवान मिल रहा है। मेरे तो ये उसका चिल्ला आया था मेरे तो रायगंज में, बोला जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी गुरु जी। क्या काम कर रहे हैं? बोला आपके गांव में भी मकान बनाया है। मगा अच्छा, और फलाने गांव में छोरी का ब्याह करा। मगा और ओड़ा किसाना तो वह दिए ट्यूबवेल, वह पाइप दे दिए, वह ट्यूबवेल दे दिया। मगा अच्छा, और मगा फिर इसका मतलब क्या है? बोला जी बड़ा काम है, रसोई चला रखी है। मगर इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब वो पूरे समाज को गालियां दे रहा है कि लानत है तुम्हारे गांव पर, एक गरीब आदमी का घर नहीं बना पाया, बाबा ने बनाना पड़ा। जब वो किसी गांव की छोरी का बात पर है नहीं, या उसका ब्याह करा है, तो वो पूरे गांव ने गाड़ दे के जावे कि गांव वालों तुम्हारी बेटी का ब्याह बाहर ताया मानस न करना पड़ रहा। वो गुरु है ना अगर, तो उसका काम होना चाहिए उस गांव के लोगों ने बुलावे, उनने बतावे कि तेरे गांव का एक बालक यूं इस तरीके से बिना घर के रहने लग रहा, गांव वाले लाग के इसकी मदद करो। उसका काम है व्यवस्था बनाने का, मदद करके उसकी इमोशन खरीदना काम संत का नहीं होता। संत का काम दिशा दिखाने का होता है कि जड़ा उस बालक के साथ अगर उसका घर नहीं बन रहा तो घर बनाने का काम उसके भाईचारे का है, उसके गांव का है। बाहर का आदमी कैसे कर देगा उसका मदद? ये पैसों से कभी नया बाबा पैदा हो जाए, कदे नया पैदा हो जाए, ये पूरे प्रोसेस है। इन बाबा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। बाबा बनना हमने भी आवे, आप हो जाए कुछ भी नहीं होता, इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना। बस मैं आपको एक और बात बताऊंगा आगे से, बस अपने आसपास एक बात और देखना। इतिहास लिखा जान लग रहा है, इतिहास। उस इतिहास में यह लिखा जा रहा है कि 2026 में यो आदमी ऐसा था जो बच्चा पैदा होते ही, लड़की पैदा होते ही लड़की को पालने के पैसे लिया करता था कन्या योजना के नाम पे। ये आदमी ऐसा था जो अपने बच्चे को खाना खिलाने की भी औकात नहीं रखता था, मिड डे मील खाया करता था इसका बच्चा। ये आदमी ऐसा था जो अपनी बेटी की शादी के लिए सरकार से पैसे मांगता था भीख में, कन्यादान योजना। ये आदमी ऐसा था जो अपने घर की महिलाओं को रोटी नहीं खिला सकता था, विधवा पेंशन लेनी पड़ती थी इसको। यह आदमी ऐसा था 2026 में कि अपने माँ बाप की सेवा के नाम का पैसा लेता था, बुढ़ापा पेंशन। यह आदमी ऐसा था जो भिखारी था, जो अपने बच्चों को रोटी खिलाने की भी औकात नहीं रखता था, इसलिए 5 किलो अनाज लेता था।
ये भिखारी लिखा जा रहा है कागजों में। 50 साल बाद जब आप इस धरती पर नहीं होगे जवाब देने वाले, उस टाइम पर कोई ये नहीं कहेगा कि योजना थी, उस टाइम ये कहेंगे तुमको जरूरत नहीं थी तो तुमने मना क्यों नहीं किया। तुम्हारा कागजों में नाम तो लिखा गया। राणा जी मनमाना आपका भी लिख रहा हो कोटे में, और आप लेन भी नहीं जानते और फिर भी लिख रहा। और राजनाड़े आपने कहा तो ही लाख लिए, लेकिन साइन तो आप ही के हो हैं, पोता पोती तो आपके आवेंगे। अच्छा, तारा दादा भी शायद था, वो भी लिया करता 5 किलो अनाज। ये इतिहास लिखा जान लग रहा है पूरे भारत के लोगों को भिखमंगा साबित करने के लिए। ये जागरण चलाना पड़ेगा कि हम सब लोग आपस में एक दूसरे को रोटी खिला लेंगे अगर किसी के घर पैदा नहीं होती है तो, कोई गरीब है तो नहीं, वो भी बिना मतलब के नहीं दे रहे हैं भैया। आपके ऊपर राज करने की रिश्वत है वो, आपको अपनी मर्जी से चलाने की रिश्वत है वो। अगर आज समाज इकट्ठा नहीं होया तो कल को आपके बच्चों को कैसे रगड़ेंगे इसका अंदाजा नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, 9 बजे अपनी, मैं आपको अभी से इनविटेशन दे रहा हूं, अभी आपको लिंक भेज दूंगा, सब ने भेज दियो। 9 बजे बच्चों के ऊपर चर्चा करने के लिए लाइव है मेरा यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब चैनल का नाम है निडर इंडिया। 9 बजे सारे साथी जुड़ जाइयो, अपनी विद फैमिली बच्चों पे ही चर्चा करेंगे हम, ये समाज की सरकार की चर्चा नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने भेज रखी हैं अपने बच्चों के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, वो सारी किसी ना किसी की होंगी, नहीं भी होंगी तो और लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा। तो अभी के लिए हम लोगों को निकलना पड़ेगा। आप सब लोग आए, 3 दिन की ट्रेनिंग आप ड्यू रखो, तब तक आप संपर्क बढ़ा लो। और 23 मार्च का इन्विटेशन है आपका, सपरिवार पहुंचिएगा तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।